जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप तमाम लोगों को अपने शो में खुशामदीद भी कहती हूँ। और आप लोगों को मालूम है कि जैसे कि हम जुमेरात के दिन खुसूसी तौर पे आपकी और अपनी सेहत के हवाले से ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं उस हवाले से बात करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में आज एक और इम्पॉर्टेंट इशू के हवाले से बात करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी और हमारे मुल्क की साख को नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे बहुत सारे ग्रेव इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। जो धरना दिया जा रहा है बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल की जानिब से, उसमें हमने देखा है कि कैसे रोड भी ब्लॉक्स की गई हैं, बहुत सारी जगहों पे अशिया खुरनोश भी नहीं पहुंच पा रही। और गवादर में जो स्पेसिफिकली धरना दिया जा रहा है, आपको पता है कि गवादर तो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि कंप्लीट हो जाए तो मुल्क को कितना कमा के देगा। वहाँ पे जो धरना किया जा रहा है ये बड़ी बाइस तशवीश बात है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद बलूच साहब, उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। शाहिद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आज तकरीबन 11वां रोज़ है जहाँ पर ये बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल का ये जो धरना है ये जारी हो गया है। क्या ये लोग चाह रहे हैं, इनकी क्या डिमांड्स है और हुकूमत इसको कैसे टैकल कर रही है? मदिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। BYC का ये पहला एहतजाज नहीं है मदिया। अगर हम माजी करीब में देखते हैं तो इस्लामाबाद में एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया गया। तुर्बत में एक वाकया हुआ जिसमें पुलिस मुकाबले में एक नौजवान बालाच नामी जो है वो मारा गया। उसके बाद जो है वो जब बालाच को लेकर कहीं जा रहे थे किसी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए, वहाँ एक हमला हुआ और उसमें वो मारा गया। उस पर एहतजाज शुरू हुआ। इब्तदाई मुतालबा ये था कि CTD एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। CTD FIR के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, लेकिन ये एहतजाज तुर्बत से इस्लामाबाद तक गया। मकासद क्या थे वो सारी चीज़ें सबके सामने आ चुकी हैं, उसमें मजीद क्या बहस की जाए। उसके बाद क्वेटा में एक मुजाहरा हुआ। उस मुजाहरे और एहतजाज के नतीजे में एक मुआहदा हुआ BYC के साथ हुकूमत का 14 जुलाई को, जिसमें हुकूमत और BYC दोनों ने कुछ नुकात पर इत्तफाक किया। उसमें हुकूमत की जानिब से अपनी प्रोग्रेस जारी थी, लेकिन सबसे अहम नुकता था 14 जुलाई को जो मुआहदा था उसमें पॉइंट 5 पर यह रखा हुआ था कि आइंदा जब कभी भी BYC कोई एहतजाज करेगी, जगह के तयन के लिए वो इंतजामिया के साथ न सिर्फ बैठेगी बल्कि इत्तफाक राय करेगी और उसके बाद एहतजाज करेगी। 28 जुलाई की चूंकि कॉल उन्होंने पहले से ग्वादर की दी हुई थी और हुकूमत को ये अंदाजा था, तो हुकूमत ने एंगेज किया BYC के साथ। क्वेटा के लेवल पे मुज़ाकरात किए, ग्वादर के लेवल पे मुज़ाकरात किए। इब्तदा में हुकूमत के पास ऐसे एविडेंसेस मौजूद थे कि जो हालिया एहतजाज भी है वो माजी में जो चीज़ें हम देखते रहे कि बैरूनी ममालिक से जो चीज़ें की जाती रही हैं बलूचिस्तान में बदअमनी के लिए या बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए, तो ऐसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी। उसकी बुनियाद पर हुकूमत पहले ये चाहती थी कि ये ग्वादर में एहतजाज ना करें, ग्वादर के अलावा तुर्बत में, क्वेटा में कहीं पर भी कर लें, लेकिन चूंकि उन्होंने इस बात को हुकूमत की तस्लीम नहीं किया तो हुकूमत ने फिर ग्वादर में 3 ऑप्शन दिए। ग्वादर इंडस्ट्रियल एस्टेट का, उसके अलावा ग्वादर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का और एक इज्तमागाह का। एक स्टेज पे BYC की क़यादत ने ग्वादर इंडस्ट्रियल एस्टेट पे एहतजाज को एग्री किया और फिर उससे बैकआउट किया। उसके बाद 28 जुलाई को जो सूरत हाल हुई उसके हवाले से जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास, सिक्योरिटी इदारों के पास मौजूद थी, गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि उसको रिस्ट्रेंट किया जाए क्योंकि बगैर इजाजत के एक एहतजाज किया जा रहा है। 12 वज़ीर आला ने यह बात फ्लोर ऑफ द हाउस कही है कि आईनी हक है BYC का एहतजाज, हम इस हक को तस्लीम करते हैं। गो के BYC के हवाले से बहुत से सवालात, बहुत से शुकूक व शुबात हुकूमत के सामने मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम इस हक को तस्लीम करते हैं। ताहम BYC ने इंतजामिया के हक को तस्लीम नहीं किया कि जहां पर एहतजाज करना है उसकी लोकेशन के इंतखाब में वो बैठ के इंतजामिया के साथ इत्तफाक राय करे, जिसके बाद 28 जुलाई की सूरत हाल ग्वादर में डेवलप हुई। आपने शकूक व शुबहात के हवाले से बात की, तो उसमें हमने DG ISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है। सो वो फिर उस जुमरे में लेके फिर आप कैसे सोच रहे हैं कि आपने इसको किससे सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो तो खवातीन भी वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा देखें, 2 चीजें हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान कई मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कह चुके हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, खासकर दहशतगर्दी की वाक़यात हैं, उनकी कुछ लेजिटिमेट वॉइसेस मौजूद हैं। ये चीफ मिनिस्टर का स्टांस है और बड़ा ओपन सा स्टांस है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान के मुतालिक एक सवाल के जवाब में एक बात कही। उन्होंने जो बात कही है उस बात की कुछ बुनियाद कहीं पर सूबाई हुकूमत के सामने, कहीं वफाकी हुकूमत के सामने और कहीं कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने मौजूद है, और इसमें मजीद चीजें भी आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं।
सबसे पहला सवाल मदिया ये है कि ग्वादर में अगर चलें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये कहते हैं कि BYC लापता अफराद के लिए एहतजाज कर रही है, तो क्या सवाल ये है कि ग्वादर में डिप्टी कमिश्नर ग्वादर इज कॉम्पिटेंट टू रिजॉल्व द इशू ऑफ मिसिंग पर्सन? क्या कमिश्नर मकरान डिवीजन इज कॉम्पिटेंट टू रिजॉल्व दिस ग्रेव इशू? क्या ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG या ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के DG कॉम्पिटेंट इनफ है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए? मेरा ख्याल है इसका जवाब नफी में। तो इसीलिए हुकूमत के पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर बहुत से सवालिया निशान है और उनको तलाश करने के लिए हुकूमत इस वक्त भी काम करी है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि DG ISPR ने जो बात की है उसकी कुछ एविडेंसेस, कुछ बुनियाद कहीं पर मौजूद है। मजीद जो चीजें हैं वो आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं। सही, ठीक है। तो आप क्या फोर्सी करें कि ये जो धरना है ये कब तक ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि इसकी वजह से तो एक तो ट्रैफिक का तो इशू एक अलहदा बात है, लेकिन अशिया खुरनोश जो है वो पहुंच नहीं पा रही है, गवादर भी नहीं पहुंच पा रही है, और बहुत सारी जो सरियाब रोड पे भी जो उन्होंने धरना किया हुआ उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। देखें, गवर्नमेंट की डे 1 से ये कोशिश है कि अनटिल और अनलेस मुजाहिरीन की जानिब से कोई रेड लाइन क्रॉस ना हो या रियासत की जो रेट है उसे चैलेंज ना किया जाए, तो पुरअमन तौर पे उन्हें एहतजाज करने का हक दिया जाए। और पहले दिन से हुकूमत इस पर अमल पैरा है। और 12 इवन जब अब भी मैं आपसे मुज़ाकरात का बात कर रहा हूँ उस वक्त भी रात गए तक मुज़ाकरात के जो हैं सेशन BYC के साथ हो रहे हैं। इसमें डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच नेशनल पार्टी के हैं, वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ जो मकामी तंजीमें हैं जिनमें हक दो तहरीक है या नेशनल पार्टी है या BNP मैंगल है, वो भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना एक रोल प्ले कर रही है। ज़हूर बुलेदी इस वक्त ग्वादर में मौजूद हैं, वजीर हैं मनसूबाबंदी व तरक्यात के सूबाई काबीना में। इससे पहले 4 दिन जिया लांगो वहाँ मौजूद थे। तो हुकूमत ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से मुज़ाकरात से इशू को रिजॉल्व किया जाए। उनका जो हक है उस हक को पुरअमन एहतजाज के बावजूद तमाम शुकूक व शुबात और सवालात के हुकूमत तस्लीम करने को तैयार है। उन्हें सिर्फ उस मकाम का हक तस्लीम करना था जो नहीं किया गया। अब चूंकि एक तवील एहतजाज उनका हो चुका है तो कोशिश की जा रही है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक मुआहिदा हो भी चुका था उनके साथ आज से 3-4 रोज कब, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ग्वादर और मारंग BYC जो सरबराह हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं, उसको ऑनर नहीं किया गया। वो हम पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हमारा 12 ये कहना है कि जो जो चीजें हमने एग्री की थी हम उस पर मनोअन अमल दरामद शुरू कर चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात पर हम पर एतबार नहीं है। लेकिन अब भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनसे एंगेज किया जाए और इस एहतजाज को जो है एमिकेबली मुज़ाकरात के जरिए खत्म किया जाए। लेकिन एक बात वाज़ेह है, अगर कोई ये समझता है कि अगर रियासत किसी भी तरह से ब्लैकमेल होगी या जत्थों के हाथ में जो है अपना इख्तियार दे देगी तो ये पॉसिबल नहीं। सही, बहुत शुक्रिया जी। शाहिद रिन साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, हमारे साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान कौंसिल की जानिब से जो धरना आज 11वें रोज़ दाखिल हो गया है उस हवाले से बात हो रही थी। एक छोटी सी मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, तो अब सिर्फ हमें चिकनी चीज़ों से ही परहेज़ नहीं करना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें परहेज़ करना है। अगर हम इस मानसून, इस बारिश वाले सीज़न की आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं पेट के अमराज हो रहे हैं भाई, बच्चों को स्किन के इतने इश्यूज़ हैं। अब आप खुद सोचें, छोटे छोटे बच्चे खुजाते हुए इतने वो बेचारे माँ बाप जो है वो तकलीफ़ में आ जाते हैं, और इतनी बेइंतहा मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमने तो अपने बचपन में इतनी स्किन की जो है वो डिजीज़ नहीं देखी थी, बीमारियाँ नहीं देखी थी जितनी अब सामने आ रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे। जो मेरा पैनल है उनको इंट्रोडक्शन कराती चलो। हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमारे साथ आगा गफ्फार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग जानते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ डॉक्टर ज़िकर भी मौजूद हैं। डॉक्टर ज़िकर जो कि रंगों से जो है वो थेरेपी करते हैं। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के हवाले से जो भी हो, आप हमारा पैनल मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई भी तलब कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे को वो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं आप ही के पास आऊँगी। बिल्किस साहबा, आपके पास जो लोग अभी आ रहे हैं मौसम से रिलेटेड बीमारियों को लेके, वो ज़्यादातर क्या क्या हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, स्किन डिजीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा है, बॉयल्स निकल रहे हैं, दाने बहुत हो रहे, इचिंग हो रही है ये, और फिर अब वायरल इन्फेक्शन जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, आँखों में जैसे कहते हैं कि एकदम से रेडनेस बहुत ज़्यादा है। इसी हवाले से सारे लोग आ रहे हैं, बच्चे भी। आपकी स्किन डिजीज़ से बच्चे भी, बूढ़े भी और बड़े भी। स्किन डिजीज़ बहुत हो गई हैं, सोराइसिस, एक्जिमा,
जी 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 ये जी, भी जो है ना बहुत एग्रीवेट हो गया बारिश में, क्योंकि देखिए बारिश से घर जाते हुए और जोड़ों में दर्द, बुखार और किडनी इन्फेक्शन भी बहुत फैला हुआ है। जैसे वो तो कहते हैं ना, जैसे आप लीवर डिसऑर्डर्स तो हैं, जैसे जॉन्डिस भी बहुत है, इसके साथ जैसे चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा शदीद। जी जी बिल्कुल। मेरे पास लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं हमने एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया है, लेकिन इतनी नकाहत और इतनी कमज़ोरी है कि बस ख़वातीन कहती है कि अगर हम एक रोटी बना लेते हैं ना, उसके बाद हम बैठ जाते हैं, दूसरी रोटी डालने के लिए बैठते हैं। जी बिल्कुल, ये सारे लोग इस तरह के लोग आ रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासर हो रही है आगा साहब? ये जो मौसम में एकदम से तब्दीली भी आ गई है, ठीक है, अच्छा प्लेजेंट मौसम तो है, कहीं कहते हैं जी खुल के बारिश हो जाए तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अब खुल के बारिश हो भी नहीं रही कराची की, मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो क्या क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्ट होती हैं? देखिए, जो वायरस हैं वो आम तौर पे 3 उनके सोर्सेज हैं। या तो वो हवा में है जो हम अपनी नाक से ले रहे हैं, दूसरे वो टाइप है जो हम किसी टच से ले रहे हैं, हमारी बॉडी में वो टच हो रही है। तीसरी चीज़ वो जो बारिश से आने के बाद बारिश के पानी में भीगने या बारिश के ओवरफ्लो में जाने से हो रही है। अब ये 3 सोर्सेज हमारे पास हैं। अच्छा, मैं तो सुना है कि वो बारिश के पानी में अगर नहा लिया जाए तो कहते हैं कोई बीमारी ही नहीं होती। लोग कहते हैं जी हम तो बारिश का इंतजार करते हैं कि बारिश हो जाए। वो ज़माना चला गया। अब हमारे पास इतने एटमी फुजले और बहुत सारे केमिकल्स के साथ हम ऊपर जा रहे हैं कि वो बादलों में इतने पानी लेके ही आ रहे हैं हमारे सर में सब। बल्कि मैं शायद नई चीज़ अर्ज करूँ लोगों से अमल करने के लिए कि पहली बारिश में कभी ना नहाएं, इसलिए कि उसके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकते हैं। आगा साहब, वो लोग जो पहले परात लिटरी रख लिया करते थे कि जी पहली बारिश का जो पानी है वो पिएंगे तो इसका मतलब है वो तो बिग नो, कांटा लगा दें उसमें। बिल्कुल लगा दें। हाँ। उसकी वजह का वो बहुत बड़ा सोर्स है हमारे मसाइल में इजाफे का, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बर्बाद करने का। तेजाबियत है मेरी। अब उसके बाद जो सेकंड वन है वो फिर आपकी अपनी इम्यूनिटी है। वो जो इम्यूनिटी है वो किसी भी एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी जब एंटीबॉडीज बनाती है तो इस पूरे अमल में 2 चीज़ें आमतौर पर होती हैं। हल्का सा बुखार रहेगा और उसके साथ साथ सर्दी लगेगी। सर्दी लगने का अमल दरअसल प्लेटलेट्स के टूटने का अमल है। अच्छा, तो वो ये दोनों चीज़ें वो कॉमन चीज़ें हैं जो आमतौर पर वायरल फीवर के अंदर मौजूद होती हैं। डॉक्टर साहब ने बात की चिकनगुनिया की। मैं आपसे इस करूँ कि चिकनगुनिया के बाद ऐसा लगता है कि वो इन्फेक्शन जो है वो बंदे को निचोड़ कर चला गया है अंदर से, बिल्कुल इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म। आगा साहब, लेकिन मुझे बताइए चिकनगुनिया होता कैसे? बहुत से लोग को समझ नहीं आती, वो कहते हैं किसी मच्छर के काटने से होता है या वायरल है, क्या है ये? वायरल है। अब मच्छर के बारे में मैं एक अर्ज करता हूँ। जो आमतौर पर हमारे यहाँ मच्छर से बीमारियां फैलती हैं वो बंदा कैरियर होता है। अब वो कैरियर बंदे को आम मच्छर भी काटेगा तो वो लोडेड हो जाएगा, अब वो कहीं भी जाएगा वो उसको फैलाने लगेगा। लेकिन मैं जो असल एक बात अर्ज करना चाह रहा था, चिकनगुनिया के बाद जिन लोगों को शदीद थकन होती है, शदीद कमज़ोरी होती है, उनके लिए मेरी दरख्वास्त ये है कि एक प्याली वो सागोदाना बना कर खाएं। अगर सागोदाने में बनाते वक्त दूध में अगर कोई शख्स एलर्जिक हो दूध से तो वो छोड़ दे, पानी में बना ले। कम से कम 12 लौंगे डाल करके उसको एक मरतबा जोश दे पानी को या दूध को, उसके बाद उसमें सागोदाना डालकर बना ले, पकाकर लौंग निकाल दे, लेकिन वो सागोदाना पी ले तो उसे जिस्म में बेहतरी महसूस होगी। इसलिए कि सागो सीड जो है वो हमारे जिस्म में मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स करता है। और ठीक है, हम तो बच्चों को साबूदाना बना के भी खिलाते हैं, इसका मतलब है ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। जो बच्चे आ रहे हैं आपके पास डॉक्टर साहब, वो उनके पेरेंट्स क्या शिकायत कर रहे हैं कि स्किन के तो इश्यूज हमने देखा कि एकदम से बहुत उठ खड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ और कौन कौन से इश्यूज हैं बच्चों को? हाँ देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा, आगा साहब ने कहा, ये ऐसी बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट आजकल के माहौल के हिसाब से, कि जैसे बारिश की कैफियत बताई, चेंजेस ऑफ वेदर ऑलवेज चेंजेस योर एटमॉस्फेयर ऑफ द बॉडी। आपकी जब पैथोफिजियोलॉजी चेंज होती है आपकी बॉडी में तो ऑटोमेटिकली आपके जो अंदर की इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और आपके ख़राब वाले वायरसेस और बैक्टीरियाज अंदर आते हैं। अब इसी तरह जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चिकनगुनिया से ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है और बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा डेंगू फैलता है। चिकनगुनिया और डेंगू का जो मॉस्किटोज़ हैं, जो मच्छर हैं, वो एक ही हैं, वायरस अलग अलग है।
उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बहुत सारे लोग खुद या फिर क्वैक्स या फिर जनरल फिजिशियन से लेते हुए आते हैं, जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन दीस ऑफ वायरस। अब ये जो वायरल इन्फेक्शंस फैल रहे होते हैं, इसमें आप या तो खुद से एंटीबायोटिक्स भी ले रहे होते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी और गिरती है जी जी, और साथ में जो है आप अपना प्रोटेक्शन लेवल खुद ही खो देते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने वहीं से उठाई एंटीबायोटिक्स लिखी और आपकी इम्यूनिटी और वीक हो गई। जहाँ आपकी एंटीबायोटिक जाएगी, आपकी जो वायरस सेल्स हैं आपको और वीक करेंगे। अच्छा, मैं बता दूं, मैं आप बात कट करी कि डॉक्टर निदा शकील भी ज्वाइन के लिए, जो कि अस्सलाम वालेकुम जनरल फिजिशियन भी हैं, क्योंकि हमने कहा हमारा पैनल पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो वायरल आजकल इन्फेक्शन चली हुई है, डिजीज चली हुई है, उन पर बात होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। फिर इसके बाद जो है आपकी जो वायरस इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो आपको पहले नज़ला खांसी होता है, वही आपका जो फ्लू है वो आपके एब्डोमेन में चला जाता है। ये जो हम अपनी टेक्निकल ज़बान में जब हम एंकर के जब कोई गलती करते हैं, हम उसको बोलते हैं भंड। ये आम लोग ये एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल खुद से करके अपनी सेहत के साथ क्या भंड करते हैं, मुझे बताइए। ये आज तक मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन ये इसकी मैनेजमेंट आपको बता दूं। मैनेजमेंट ये है कि दिमाग का सोच ये होती है कि पुराने पर्चे निकाल लिए डॉक्टर के, वो कोई चीज़ थी उसकी निकाल ली, या उसकी बहन ने उसको दिखाया, उसको ये इन्फेक्शन था, उसने उससे उठाया और वो उसको वो एंटीबायोटिक दे दी, वो एंटीबायोटिक ले लो। फिर जब आप फार्मेसी पे जाते हैं तो एक मैट्रिक पास इंसान जो फार्मेसी खोल के बैठा है, वो कहता है डॉक्टर के पास जाने की तो ज़रूरत नहीं है, आप ये उठा ले बस। मैं बता देता हूँ, ये उठा लो, ये ले लो, सही हो जाओगे। उसको ये नहीं पता कि आज जाके जो हमने पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने या WHO ने जो हेल्थ फैक्टर्स हमने फ्यू इयर्स बैक और अभी भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज XDR इन्फेक्शंस। XDR का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस। इसमें सबसे ज़्यादा टाइफॉइड, दूसरे नमोनियाज हुए, तीसरा UTIs हुए, यूरिन में इन्फेक्शंस कितने हुए, XDR हुए। आम एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती, क्योंकि इतना बचपन से 6 महीने के बच्चे से आपने इतनी एंटीबायोटिक्स ले ली कि आपकी बॉडी जो है इतनी इम्यून हो गई कि एंटीबायोटिक्स काम करना छोड़ दिया। और बच्चों के लिए तो स्पेसिफिकली देखिए, बड़े तो फिर कहीं ना कहीं अगर आप बाहर जाएं, लेकिन छोटे बच्चों को तो हम एंटीबायोटिक पे लगा दें तो ये तो ऑफ कोर्स। और साथ में आप देखें, अगर बाहर के मुल्कों में जाएं तो आप फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक अभी तक चल रही है। यहाँ पे XDR में 4th जनरेशन 5th जनरेशन एंटीबायोटिक्स, जिसके बाद हमारे पास कोई रास्ता इंटेंसिव केयर में बचता ही नहीं है। हम वो ड्रग्स जो इंटेंसिव केयर में यूज़ कर रहे हैं वो XDR टाइफॉइड में यूज़ करनी पड़ती है। वहाँ हमारे पास एक शॉर्टफॉल आ जाता है कि आगे जाके हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक रिसर्च में वहीं तक ड्रग्स स्टॉप हुई हुई हैं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ चल रही है फर्स्ट जनरेशन, हम यहाँ पे 4th 5th जनरेशन पे पहुँच गए। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड भी होते हैं, वायरसेस अटैक करते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि हम इंटेंसिव केयर में पहुँच जाते हैं। भाई ये तो माशाल्लाह से हम अपने अंदर वाले सिस्टम से जो खुद ही छेड़छाड़ करते हैं तो फिर हमें भुगतनी तो पड़ेगी। अब छेड़छाड़ आपको नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास मेरे पूरे डॉक्टर्स का पैनल यहाँ पे मौजूद है। मैं डॉक्टर निदा से भी बात करूँगी, डॉक्टर जिक्र से भी बात करूँगी, लेकिन ब्रेक आ गई ना, ब्रेक की बात करते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। मौसम में जो वायरल इन्फेक्शन हैं, जो वायरल डिजीज़ हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जनरल फिजिशियन भी हैं, कलर थेरेपी के हवाले से भी कैसे इलाज उसमें हो सकता है। आगस हमारे साथ मौजूद हैं, जो हिकमत से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। बच्चों के लिए आपको पता है कि यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे डॉक्टर इब्राहिम मौजूद हैं, और डॉक्टर निदा जो कि जनरल फिजिशियन है वो भी यहाँ पे मौजूद है। रंगों से हम कैसे, डॉक्टर जिक्र, ये जो इतनी हमारे मौसमी वायरल इन्फेक्शन फैले हुए, इनका इलाज कर सकते हैं? इससे बहुत इजी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 7 कलर है। उनका मौसम की वजह से या कोई एनवायरनमेंट की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अव्वल तो मैं बता रहा हूँ, आपकी जो बरसात के मौसम के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, उल्टियाँ, जुलाब, ये जो कुछ है, इसके लिए एक ही कलर लगाओगे बस, ब्लू और सिंगल पे, और ये लगाना है इस वाली उंगली पे, ठीक है। जो हमारा खत्म करेगा गट जो है जिसमें इन्फेक्शन, एवरीथिंग, जो बारिश की वजह से बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जरासीम होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उल्टी, जुलाब जो हो जाता है, डायरिया वगैरह, उसको कंट्रोल कर लेगा। बदहजमी भी हो जाती लोगों को, एवरीथिंग,
क्योंकि पेट का ज़्यादा मसला हो जाता है। और अगर उसकी पूरी बॉडी का इन्फेक्शन ख़त्म करना है, एक ही पॉइंट, ये वाला, ये उल्टे हाथ की, इस पे उल्टे हाथ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। होगा दोनों पे ही। अच्छा, सूजो का दोनों हाथ दोनों पाँव। अच्छा, एक बार लगाने से तो नहीं होगा, इसको कैसे, कलर को कैसे? इसको 7 डे तो रिमाइंड करें ना। हाँ, 7 डेज आपने इसको करना है। लेकिन फर्स्ट डे से वो आपको फ़र्क पड़ना पड़ जाएगा। कलर थेरेपी इतनी फास्ट है। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आपके पेट में दर्द शुरू हो तो आप इंतज़ार करें पेट में दर्द, तो आप वैसे भी लगा लें। तो ऐसे तो कोई भी नहीं लगाता, करने के बाद भी नहीं लगाते, इधर उधर भागते हैं। अच्छा, लेकिन हो तो अगर बारिश हो, बच्चे हैं तो बच्चों को तो ये लगा दो इधर रिंग फिंगर में। कलर, हाँ हाँ, ठीक अगर है। इसी में अगर जिसको बहुत हीट लग रही हो बॉडी के अंदर, इसी उंगली में, ये सारा मौसमों का चक्कर है। ये फिंगर, रिंग फिंगर पे ही हम ग्रीन कलर लगा लें अगर गर्मी लग रही हो, जैसे हीट स्ट्रोक के लोगों के लिए। आप ओके, आप इतनी बड़ी गर्मी थी, ये तो बड़ा आसान तरीका है। तो आपको अंदाजा नहीं है ना। हाँ, इतनी बड़ी चीज़ है ये, तजुर्बा करना चाहिए। बहुत अच्छा। और ये आप धूप में भी खड़ी रहोगे, आपको गर्मी फीलिंग नहीं होगी। बस ये आज ही मैं एसी का अपना खर्चा मुकाएं, लगाने यहाँ पे हरा रहा। और ये थर्ड इसका पॉइंट जी, जब सर्दी हो, हाँ हाँ, यहाँ आपको लाइट ब्लू लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है? लाइट ब्लू कलर। लाइट में, चलिए ठीक है। मैं रशिया गया था, कितनी -35 थी। मैं ऐसे ही जर्सी में घूमता था, लोग देखते थे सर भी कलर लगाने से। आप लोगों को पता है पाकिस्तान से डॉक्टर लेकर आए हैं। बहुत मैं चले मैं ना आपके पास बार बार आती जाऊंगी, लेकिन हमारे पास इस वक्त कॉलर भी मौजूद हैं कोयटा से, मेसम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेसम भाई, आपको आवाज आ रही है? जी जी मेसम भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मिसम बात कर रहा हूँ कोयटा से, कि कोयटा में ठंड है तो इस तरह के इधर अभी बेटा मेरा पैदा हुआ है, तकरीब 40 दिन हो गए उसको, तो इधर मौसम काफी ड्राई है और ठंडा मौसम है ना, यानी दूसरे पंजाब और कराची की निस्बत। तो उसके लिए 2 और बेटे हैं मेरे, एक 7 साल का और एक 4 साल का। तो ये जो मौसमी असरात हैं, इनसे डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर है, क्योंकि इधर ड्राई मौसम है और ठंड है इधर। तो क्या उनको डाइट क्या देनी चाहिए और क्या एहतियात हमें करनी चाहिए? मुझे मेसम भाई बताएं, जो आपका बेटा भी पैदा हुआ है वो कितने मंथ्स का है, कितने डेज का है? वो 40 दिन का है जी, 40 दिन का, पूरे 40 दिन का हो चुका है वो। अच्छा। और उसको ये है कि उसको खांसी कभी लग जाती है बहुत ज्यादा ना, सोए खांसी उसको शुरू हो जाती है। तो काइंडली मैंने ये पता करना था कि ये इस मौसम में, क्योंकि कोयटा एक अलहदा ज़ोन है, इधर थोड़ा ड्राई मौसम है और ठंड है थोड़ी, तो क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए 9 मौलूद 40 दिन के बच्चे के लिए? चलें ठीक है, मैं आपके पास भी आती, लेकिन क्योंकि आपसे जानना चाहूंगी कि 9 मौलूद बच्चा है, 9 मौलूद बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि टेक केयर कि आपके घर में किसी को इन्फेक्शन है तो ऑफकोर्स उससे दूर रहा जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा टच, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, टच है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा नेज़ल जो इन्फेक्शन होते हैं, उससे जितना भी इन्फेक्शन फैलता है, जैसे बड़ों को हुआ उसने छींक मारी, या माँ को है उसने कोई भी नेज़ल ड्रॉपलेट्स फैलाए, उससे फैलता है। एक मिसकॉन्सेप्शंस हैं या मिथ है कि दूध में इन्फेक्शन चला जाता है, इसकी वजह से बच्चा जो है इससे इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट ये है कि माँ को अगर कोई इन्फेक्शन है या किसी को भी घर में इन्फेक्शन है तो बच्चे को इन्फेक्शन लगना ही लगना है। प्रोटेक्शन यही है कि आप दूर रहें, बच्चे को सेपरेट रखें, मास्क का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें, कोविड ने यही सिखाया है, दूर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश करें, क्योंकि हम जब नज़ला नॉर्मली किसी को होता है तो हमारी एक आदत होती है हम ऐसे पोंछ लेते हैं। यहाँ पे जो एवोपरेशन है सबसे ज़्यादा होती है, जैसे परफ्यूम वाले लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे एवोपरेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो एवोपरेशन होती है, इसकी वजह से जो नेज़ल कॉमन इन्फेक्शन जो फैलते हैं घर में, वो एनवायरनमेंट को ही इन्फेक्टेड कर देते हैं। छोटे बच्चों को बचाने के लिए एक ही चीज़ है कि अगर उसको रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहे हैं, नमूनिया हो रहा है या एलर्जीज हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा फैक्टर जो है रिसर्च में, उसका मेरा पेपर भी, खुद का पेपर भी है, जो WHO रिकग्नाइज पेपर है, वो है विटामिन D डेफिशिएंसी। जहाँ डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे बच्चे को रिपीटेडली नमूनियाज भी होंगे, इन्फेक्शंस भी होंगे, बड़ा बच्चा होगा तो अस्थमास भी होंगे। उसको बचाने के लिए विटामिन D इज़ अ वेरी गुड सोर्स। सही। अच्छा, और ना बच्चे को ज़रा प्लीज़ कोशिश करें कि छोटे बच्चे के ना हम बड़े जा के मुंह पे प्यार कर रहे होते हैं, ना करें, ज़रा से इज्तनाब करें। तो बच्चे को खांसी है ना, जी इसके लिए बेहतरीन पॉइंट है
40 दिन का बच्चा है, कलर लगा सकते हैं इसको? बच्चों को ज़्यादा असर करता है, बच्चों को, बूढ़ों को। अच्छा। यंग को थोड़ा सा देर लेता है, चाहे बड़े को हो या छोटे को हो। लाल डॉट, हाँ, ये थ्रोट इंडेक्स फिंगर पे लाल ड्रॉप लगा दिया। और बहुत इसको सर्दी लग रही तो ये छोटी फिंगर है ना, बिल्कुल रेड कर दे, बिल्कुल उसको रेड कर दें, बीट बॉडी में हीट आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तो मुझे ना वो याद आ गया, वो जो लोग पहले ज़माने में लोग लाल मेहंदी लगाते थे, गर्मी जो लगते थे पाँव के तलवों पे लाल मेहंदी लगाते थे। आगा साहब, ये तो मुझे कुछ उस टाइप। अच्छा, मोहम्मद दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद है बदीन से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे? आपकी आवाज़ इतनी हंसती मुस्कुराती है कि मैं हंसी। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा जो है 12 से 13 साल की उम्र में है, उसको ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर गिर जाता है ना। अच्छा जी जी, यानी कि वो उसका लो बीपी का इशू है। जी जी हाँ, उसकी उल्टी आना और मतलब कि उसको घबराहट वगैरह ये वो। आप कुछ सवाल कुछ मुझसे पूछना चाहेंगी? उसको दिल का भी कोई मसला था जब पैदा हुआ था? पैदाइश थी तो नॉर्मल पैदा हुआ था, उस वक्त दिल का कोई मसला तो नहीं आया था? नहीं, अल्लाह न करे। शुगर आपने कभी चेक कराई? उसकी शुगर ठीक रहती है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ दुबला पतला है आपका बच्चा? दुबला पतला है? हाँ, पतला सा है। अच्छा, नीला तो नहीं पड़ता? कुरान मजीद उसने पूरा कर लिया है माशाअल्लाह। कल मदद से गया था तो उसको ये मतलब ये 2-3 दफा हो चुका है। अच्छा, नीला तो नहीं पड़ता? नीला हाँ, एक दफा हुआ था, तकरीबन ये 15-20 दिन पहले ना। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इंसान। अच्छा, लो बीपी जो है वैसे तो एक मिथ भी है हमारे पास, ठीक है। हमारे जो जैसे हम बुकिश नॉलेज की बात करें तो 120/80 जो एक नॉर्मल बीपी है, लेकिन ये बने हैं बाहर के मुल्कों की बुक्स हैं, ठीक है, हमारे पास नहीं है। अब जैसे खातून हमारे पास आती हैं, ख़वातीन दुबली पतली धान पानसी छोटा सा कद होता है उनका, और हमारा बीपी लो है 90/60 100/60, दिस इज़ नॉर्मल फॉर हर, ठीक है। तो वो एटलीस्ट वेट पे भी डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट आप जो वो होते हैं ना क्वैक्स होते हैं और वो स्टाफ्स बैठे हुए होते हैं, वो बस पैसे बनाने के लिए ड्रिप्स लगा रहे होते हैं, डोंट डू दैट, ठीक है। इनके बेटे को आप क्या सजेस्ट करेंगे? इनके बेटे का ये है कि ये बच्चा है, सही है। अच्छा, बच्चा भी, उसका वेट क्या है, उसकी हाइट क्या है, एनीमिक तो नहीं है, यानी खून की कमी तो नहीं है उसके अंदर, देखने में पता चलेगा कि क्या पता बच्चा एनीमिक है सीवियरली। ब्लड प्रेशर कैसे बनेगा जब खून नहीं है, ठीक है, या दिल का कोई मसला है, नीला तो नहीं पड़ जाता, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ टेस्ट रिकमेंड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल डॉक्टर को दिखाएं आप, उनका CBC कराएं, उनका एको कराएं, ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर उनका ब्लड प्रेशर शुगर के साथ लो हो रहा है तो फिर एड्रीनल्स एक ग्लैंड होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकते हैं। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मैं डॉक्टर बिल्कीस के पास पे जाऊंगी क्योंकि डॉक्टर बिल्कीस भी किचन में मौजूद है आपके लिए चीज़ें तैयार करने के लिए। हमारे साथ मिसेस शाहिद जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस शाहिद, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर इब्राहिम से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बस मैं आपको थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया है, शुक्रिया जी, कि आप जैसे डॉक्टर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर इब्राहिम जैसे पाकिस्तान में मौजूद है। मेरी नवासी आपकी पेशेंट, तो वो आपके ही हॉस्पिटल में पैदा हुई है, लेकिन उसको अभी पिछले दिनों एक एलर्जी हुई थी, तो आपने उसको एलर्जी की कोई ऐसी दवा नहीं दी। आपने जो उसकी कॉज पकड़ी ना, वो कई डॉक्टर ने मुख्तलिफ जगहों पे, उनकी दादी ने दिखा दिया इतने टाइम में, तो वो कोई नहीं पकड़ पाया। आपने कहा कि इस बच्ची के कमरे के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसके वजह से जो है इसको ये एलर्जी हो रही है, यानी कोई टॉय रूम हो सकता है, कोई बेडरूम में कोई ऐसी चीज़ है। और आपने जो उसको दवा दी है ना, उसके बाद सिर्फ एक डोज पीने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गई, लेकिन उससे पहले वो काफ़ी डॉक्टरों को दिखा चुकी थी और उन्होंने इतनी दवाएं उसको दे दी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा था उसको। तो मुझे सिर्फ इतना कहना था कि आप जैसे डॉक्टर मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मिसेस शाहिद हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू डॉक्टर साहब, एप्रिसिएशन कॉल है, बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर बिल्कीस, क्या बनाने जा रही हैं जी हम और किस मर्ज के हवाले से? मैं तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे हमारे नेचुरोपैथी में हर मौसम को वेलकम किया जाता है, तो अब जो ये मौसम है इसको वेलकम करने के लिए कुदरत ने भी कुछ चीज़ें दी हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने डेंगू की बात की थी, तो मीठा डेंगू से पहले ही, बरसात से पहले आ जाता है।
अगर मीठे का जूस पिया जाए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर आपको डेंगू होता नहीं है इस मौसम में। अब इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन यूज़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बचे रहते हैं। और डॉक्टर बिल्किस बचपन में तो मेरे अब्बू भी बड़े ज़बरदस्त के जी मलेरिया से बच जाएंगे, खून साफ हो जाएगा, मीठा पियो, ज़बरदस्ती बच्चों के मुंह में, लेकिन हम करते थे और बच भी जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, करके देखिए। ठीक है, अच्छा देखिए, डेंगू मलेरिया से बचने के लिए लाइट कलर्स के कपड़े होने चाहिए। आपका बेडरूम जो है ना, उसमें भी आप डार्क कलर्स के कपड़े वगैरह ना करें। तो ये भी काले कपड़े पे तो आता है। बिल्कुल। और सफाई आपने असर से पहले लोबान की धुनी देते थे सब घरों में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बच्चे बीमार हो रहे हैं तो आपने क्या करना है। पुराने ज़मानों में क्या करते थे, जैसे ही ये सावन का मौसम आना शुरू होता था तो एक एग योक लेते थे। ठीक है, सिर्फ एग योक आपने लिया, आपने उसको जो है कप में रखा, इसके साथ मैं चीज़ें डालूँगी। जी जी। इसमें फिर जो है आपने शहद, अच्छा ये आपने 2 साल के से बड़े बच्चों को देना है। ठीक है। ठीक है, शहद आपने ½ टीस्पून के करीब आपने इसमें डाला। इसमें जो है आपने काली मिर्च समझ ले 1 दाने के बराबर आपने डाला। आप इसमें नमक भी डालोगे, नमक पिंच और हल्दी पिंच, बहुत ही कम, पिंच। ठीक है, अच्छा इसमें जो दूध डालना है वो बहुत खौलता गर्म दूध, जैसे ये येलो हो जाए। अब मेरे पास इतना गर्म दूध नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने खौलता गर्म दूध डालना है ताकि आपका एग यॉक जो है वो पक जाए, कच्चा ना रहे। ठीक है, आप इसमें डालें। जो आप मिल्क बच्चों को देते हैं आप ये देना शुरू करें, और इंशाल्लाह जो बच्चे स्कूल जाते हैं और एकदम से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये प्रिवेंशन है, ये एज अ फूड आप उन्हें दें। हम यानी कि बच्चों की डाइट में वैसे भी इस मौसम में तो स्पेसिफिकली शामिल कर लें, जिसमें अंडा है, अंडे की जर्दी है, खौलता हुआ गर्म दूध है, काली मिर्च हल्दी डाली है, काली मिर्च डाली है, शहद डाला है और नमक, और अच्छा नमक भी डाला, नमक डाला। ठीक है, नमक भी पिंच, सारी चीज़ें पिंच। और ये देना, इसकी टाइमिंग्स क्या है? देखिए, अब बच्चों को आप असर के वक्त दे दें, शाम में दे दीजिए, या जो है ना रात सोने से पहले। लेकिन रात सोने से पहले का मतलब ये है कि 2 घंटे पहले आपने। ठीक है। अच्छा, हमारी नेचुरोपैथी में एक बहुत अच्छी दवा बनती है, वो एस्थमिक पेशेंट के लिए भी होती है, सीजनल एलर्जी के लिए भी होती है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, आँखों से पानी जारी हो जाता है, नज़ला होता है, और आप मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसकी किसी से लड़ाई नहीं है, आप किसी की भी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, ये भी 2 साल से बड़े बच्चों को देना है। इसमें है शक्कर तगाल। ठीक है, आपने इसको तवे पे, सारी तीनों चीज़ें हम वज़न है। शक्कर तगाल मैंने इसमें लिया। इसमें दूसरी चीज़ है काकड़ सिंगी। ठीक है, इसको तोड़ के मैं इसमें डालूंगी। उसके बाद ये भी हम वज़न आपने लेना है। ठीक है, तीसरी चीज़ है लौंग। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आपने भून लेना है तवे पे, आपने इसको रोस्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपने रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद आपने क्या किया, इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद आप इसको जो है, फिर आप इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद इसको आपने किसी कप बाउल में निकाला। उसके बाद इसमें आप शहद ऐड कर दें। ठीक है, जब आप इसमें शहद ऐड कर दें, और शहद इतना ऐसा ऐड करें कि ये पूरा उसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, साइड पे के बीच जल पे तो हम साइड पे इस पे रख सकते हैं। हाँ जी, ये इस लकड़ी के इस पे रख सकते हैं। हाँ, मैं इधर रख देती हूँ। ठीक है, तो फिर ये बना के रखिए। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, शहादत की उंगली में लेकर थोड़ा सा चटाना है, बस। दिन में 2 से 3 दफा शहादत की उंगली में। अब ये वेट के हिसाब से होता है ना, जिनका वेट कम है उसको आप शहादत की उंगली से जैसे 1 ड्रॉप देंगे। जिनका वेट ज्यादा है तो आप, जैसे बड़े हैं वो 1/4 टीस्पून दिन में 2 दफा। चीज के लिए दोबारा से बता दीजिए। ये एस्थमिक एलर्जी या एस्थमा। ठीक है, आप उसकी दवा ले रहे हैं। देखिए, एस्थमा जिनको तो उनको एक्जिमा जरूर होता है। एस्थमा और एक्जिमा सीसो। ठीक है, स्किन एलर्जीज भी होती हैं। तो ये दवा ऐसी है कि खाने से अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको एक्जिमा अगर है तो उसमें भी आपको फर्क पड़ेगा। सही, इंशाल्लाह। अच्छा, इस मौसम में स्किन एलर्जीज बहुत हो जाती है ना, तो दालचीनी आपके घर में है, आपने क्या करना है, दालचीनी को पीस के पाउडर बना लेना है, बिल्कुल बारीक टलकम पाउडर की तरह पाउडर बनाएं, शहद में मिलाएं,
और जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, ड्राई स्किन हो रही है, इवन दो कि सोराइसिस या एक्जिमा है, या उसमें से बाज़ औक़ात एक्जिमा में पानी भी निकल रहा होता है, आप इसको लगा लें। लगाएं आप 5 से 10 मिनट के लिए लगाएं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। पहले पैच टेस्ट कर लें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो यहाँ पैच टेस्ट कर लें कि अगर आपको देखें खाने से एलर्जी है तो लगाने से भी एलर्जी होगी। इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है। आपको दालचीनी से खाने से एलर्जी है तो लगाने से भी होगी, अगर शहद खाने से एलर्जी है तो लगाने से भी होगी। तो आप इस चीज़ का ख्याल रख के ही लगा लें, तो अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इतनी छोटी सी चीज़ है, दालचीनी को शहद में मिलाया और उसके बाद आप उसको 6 से 10 मिनट के लिए लगा लें। बिल्कुल सही। अच्छा, नेक्स्ट क्या बनाने लगी मुझे बताएं? नेक्स्ट मैं कहने लगी हूँ जो आप उसके नाम से बहुत अद्वियात बिकती हैं, बनफशा। बस ये कहवा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बनफशा का कहवा बनाएंगे। चले जी, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, हम आप लोगों के आज कॉल ले रहे हैं और आज हम बात करें जो आजकल वायरल इन्फेक्शंस जो हैं इतनी कॉमन हुई हुई हैं कि क्या छोटा क्या बड़ा हर उसकी लपेट में आया हुआ है। और ब्रेक पर जाने से पहले बिल्किस आपा ने एक कहवे के हवाले से बात की थी, जो कि बनफशा से, जो बनफशा की बूटी है, इससे बनाया जाता है। तो बिल्किस आपा, ये जो आप कहवा बनाने जा रही हैं जी, इसका फ़ायदा क्या है और ये बनफशा की बूटी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? अच्छा देखिए, हमारी नेचुरोपैथी में जो बनफशा है ना, वो एंटी एलर्जी है। एलर्जीज किसी भी किस्म के हो, जैसे आगा भाई ने कहा कि टच से हो, इन्वायरमेंट से हो, तो उसके एलर्जीज़ को, जो एलर्जीज एग्रीवेट होती है उसको सही करने में ये आपकी मदद करती है। इसीलिए नेचुरोपैथी में बहुत सारे शरबत आप देखेंगे, शरबत बनफशा ज़्यादा आपको मिलेगा। ख़ासकर जो थ्रोट एलर्जीज होती है उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। और बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने देखे, आपने जहाँ से भी आप बूटियाँ वगैरह लें ना, तो ये ख्याल करें कि इसमें मिट्टी ना हो, ठीक है ना, मिट्टी वगैरह ना हो। और ये पत्ते होते हैं बनफशा के फूल भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने, अगर मैं बता रही हूँ 2 लोगों के लिए आप किस तरह बनाएंगे। आपने पानी को खूब खौलता गर्म किया, उसमें आपने तकरीबन 7 से 8 पत्ते डाल दिए, ठीक है, क्रश करके डाल दिए। आपने उसमें दालचीनी इतनी सी, बहुत ही कम आपने डाला। उसके बाद आप 2 लौंगे डाल दें, ठीक है। और आंबा हल्दी, जो आंबा हल्दी कौन सी, जो उसकी मस्टर्ड कलर की होती है ना, वो, ठीक है, ये आप डाल दीजिए। आप इसको अच्छी तरीके से पका लीजिए, ठीक है। जब ये उबल जाए तो उसको छानिए। अगर आप इसमें टेस्ट बड चाहते हैं तो थोड़ा सा शहद मिलाएं। अच्छा, पीने का तरीका ज़रा बड़ा डिफरेंट है कि आप इसको पिए ना, तो आपने पीना कैसे है, मिसाल के तौर पे ये कप है, वैसे पठान इसमें चाय पीते हैं, तो इस तरह के कप में आप पी रहे हैं ना, तो आपने पिया और यहाँ रोक दें, थ्रोट पे गले हल्का सा रोक दें, फिर आप उसको जैसे सही पी लें। इस तरह करके पीजिए। यकीन करें, जिनको बहुत सारे इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से बुखार नहीं उतर रहा होता, अद्वियात आपने लाजमी लेनी, ये आपने अल्टरनेट थेरेपी के तौर पे करना है। तो आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको, जब आप ये पिएंगे तो आपको घंटे के अंदर पसीना आएगा और आप बहुत ज़्यादा राहत महसूस करेंगे। ज़बरदस्त, तो बहुत ज़बरदस्त कहवा है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आगा साहब से भी जो हम रेसिपीज़ वगैरह करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं डॉक्टर साहबा, ये आजकल हर बंदा शिकायत कर रहा है गले की दर्द की। गले में दर्द शुरू होती है, उसके बाद गला आपका ख़राब भी होता है और खांसी वगैरह, और आपको समझ में आता है खांसी के साथ साथ बुखार भी, लोग फिर वेट लॉस में भी जा रही है। ये क्या हो रहा है? देखें, एक तो ये कि सीजन फ्लू, ठीक है, जब आप मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, और इस टाइप का जो मौसम है तो ये आता है। अच्छा, कुछ लोगों को एलर्जीज़ हैं खाली, और कुछ लोग एलर्जीज़ को रिपीटेडली एंटीबायोटिक से ट्रीट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, एलर्जेंस को हटाना है। जैसे पहले भी इस पे बात हुई है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आप एलर्जिक तो नहीं है, घर में कोई चीज़ है, क्या खाया, क्या पहना, क्या लगाया, एक डायरी बना लें अपनी। जिस दिन आपको एलर्जी हो रही है, आपने डायरी बनानी 2-4 दफ़ा, आप वो देखेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्या सिमिलैरिटी है। तो वो एलर्जीज़ के लिए बराए मेहरबानी एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बच्चों की बात की, इस तरह मैं HDU देखती हूँ, हमारे पास बूढ़े आते हैं, बच्चा और बूढ़ा बिल्कुल एक जैसा होता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल एक जैसी होती है।
सिवियर इन्फेक्शंस, सिवियर नमोनियाज। अच्छा, हम नमोनिया ट्रीट कर रहे हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया के साथ बंदा आया है और 3 दिन के अंदर उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे मरीज से इन्फेक्शंस कैरी कर रहा होता है। अब एक एंटीबायोटिक दी, फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड की अलग एंटीबायोटिक दे, साथ में कैथेटर लग जाता है तो यूटीआई होना शुरू हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते हैं। ज़्यादातर ओल्ड एज में जो डेथ्स होती हैं वो इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं, नमोनिया एंड यूटीआईज। और वो किस वजह से कि ग़ज़ा सही नहीं, ग़ज़ा हमारी सही नहीं। हम बूढ़ों को क्या देते हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी लोग जो कहते हैं जी कोविड से डेथ हुई, लेकिन ये जो हमें जो इन्फ्लुएंजा है, जो फ्लू है, अगर मैं फ्लूस की बात भी करूँ, दिसंबर और नवंबर में हम बहुत सारी बुजुर्गों की डेथ हो गई जी, ठंड लग गई थी। हाँ और वो फिर वही मौत का सबब और वो सिंपल वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो एक यंग एडल्ट होगा उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन वही वायरल इन्फेक्शन नमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और वो डेथ का सबब बन जाएगा। और आजकल में यंग लोगों में बहुत सडन डेथ, क्या हुआ जी, एकदम खांसी हुई है और ये अब वजह भी समझ नहीं आ रही। एक चीज़ और कि हम अब बूढ़ों में क्या करते हैं, या थोड़े से जो जिनके दांत वांत खराब हो जाएं, हम उनको सागुदाना, दलिया, खिचड़ी इस पे रखते हैं, ठीक है। डोंट गिव ओनली कार्ब्स, उन्हें प्रोटीन की भी ज़रूरत है, इम्यूनिटी बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक प्रोटीन नहीं जाएगा जिस्म में, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी और वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं पैदा होगी कि वो बीमारी से लड़ सकें, ठीक है। तो अगर वो नहीं भी खा सकते हैं, पीस के दे दें, फ़िश दे दें। फ़िश इज़ अ वेरी मतलब सॉफ्ट काइंड ऑफ थिंग ना, तो आप फ़िश उनको दे दें, आप पीस के जैसे हलीम बना के दे दें उनको, ताकि वो स्वालो कर सकें। और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडा, दूध, दही और गोश्त की बोटी, चाहे वो फ़िश हो, चिकन हो या बकरे का गोश्त। आपकी नज़र से एक चीज़ बढ़ा दूँ, ये जो डॉक्टर साहब फरमा रही है ना कि जो बूढ़े लोग हैं उनको न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि एक रोटी पकाइए, उस रोटी को ब्लेंडर में डाल दीजिए, 2-4 बोटियाँ गोश्त की डाल दीजिए, शोरबा बहुत सारा डाल दीजिए जिसमें मिर्चें कम हो, मशीन को चला दीजिए, उनके दांतों का काम मशीन से दे दीजिए और उनसे कहिए कि इसी तरह वो निकलते हैं। पर वो न्यूट्रिशन की कमी उन्हें नहीं होने दीजिए। और प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फ्रेश वो खा सकते हैं, चबा सकते हैं तो बेस्ट, वरना इस तरह रोज़ाना आप उन्हें डिफरेंट एंगल पे हलीम बना के दे दीजिए। ये वाली हलीम उनके लिए बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी, मैं चाहूँगी आगा साहब आज अपने काउंटर में भी आ जाइए, लेकिन आगा साहब ने इतनी अच्छी चीज़ बताई, वाकई हमने घर परेशान हो रहे थे, बहुत सारे कहते थे हम खा नहीं पाते, चबा नहीं सकते, में दांतों के शुगर रेशा फंस जाता है। तो वाकई एक रोटी डालें, कुछ बोटियां डालें, उसका सालन डालें, उसको अच्छा से ब्लेंड करके, ताकि वो एक चम्मच से वो आराम से खा सकें और वो रोटी भी जाएगी, ऑफ कोर्स बोटियां भी जाएंगी। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो दालें डाल दे, वो हाँ प्रॉपर, वो जैसे आपने बात की ना वही हलीम वाली चीज़ हो जाएगी। जी आगा साहब क्या बना रहे हैं हम? मेरा अपना जो मौजू है वो ये है कि मैं इम्यूनिटी कैसे डेवलप करूँ, इम्यूनिटी डेवलप मसला ही ना हो बाकी सारे। हाँ, बात ये कि जो इम्यूनिटी आपकी अगर प्रॉपर है और किसी किस्म का उसके अंदर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हर बीमारी का अपने अंदर से एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करने के लिए आपकी हेल्थ का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है और आपके अंदर इम्यूनिटी के साथ साथ आपके अंदर एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी लेवल को बेहतर करने के लिए मेरे पास ये 4-5 चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करें। ज़रूर ज़रूर। सबसे पहली चीज़ जो है वो है सौंठ। सौंठ ड्राइड जिंजर है, इसके अंदर जिंजरीन नामी उस चीज़ होती है जो आम तौर पर हमारे पेट के तमाम अमराज के लिए और हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लौंग की बात अगर करूं तो लौंग एंटी स्पाज्मोलाइटिक भी है और एंटीबायोटिक भी है और लौंग का इस्तेमाल आम तौर पे बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब ने जिस तरह इस जो शानदेह में लौंग का इस्तेमाल किया, मेरी नज़र में इसकी लौंग को 1 या 2 कर लें पर डोज तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो मेरी जो तीसरी रेसिपी है वो है दालचीनी, जो डॉक्टर साहब ने बताई। चौथी चीज़ जो है मेरे पास वो है तुलसी के पत्ते, ये जिसे हम होली बासिल कहते हैं। ये तुलसी के पत्ते हम एंटीपायरेटिक हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ हमारा बुखार की शिद्दत को कम कर देते हैं। पांचवी चीज़ जो मेरे पास है वो है, टेस्ट में भी इतने मज़े के लगते हैं, बेसिल लीव्स बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। पांचवी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो है अजवाइन। अजवाइन पेट के मामले में बहुत अच्छी है और अजवाइन भी इसी तरह एंटी स्पाज्मोलाइटिक एंड एंटीबायोटिक है। और आखिरी चीज़ और वो है मोरिंगा। अगर इन 6 चीज़ों में, मैंने 6 चीज़ें बताई, सौंठ, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, उसके बाद फिर तुलसी के पत्ते और मोरिंगा, ये 6 चीज़ें
3-3 ग्राम की मिकदार में लेकर के 1 गिलास पानी को बहुत अच्छी तरह उबालें और ये दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। आप यकीन कीजिए कि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी। इसमें एंटीपायरेटिक भी है, इसमें एंटीस्पाज्माइटिक भी है, इसके अंदर एंटीबायोटिक्स। अच्छा, मुझे ये बताएं आगा साहब, बहुत सारी चीज़ें हम जो खाते हैं, जैसे अगर हम कैल्शियम के लिए भी कोई गोली खाते हैं, विटामिन डी के लिए भी कोई गोली खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ खाने के साथ लें तो वो ज़्यादा असर करती है। ये जो हम एक कहवा बनाएंगे, जो हम ड्रिंक बनाएंगे, इसको हमने खाली पेट लेना है, खाने के साथ लेना है, इसको हम किस टाइम पे ले सकते हैं? खाना खाने के बाद। खाना खाने के वो देखिए, खाना खाने से पहले जो हमारे मैदे में एंजाइम बनते हैं वो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द फूड होते हैं। जो हमारे ज़बान के टेस्ट पर हमें मैसेज देते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड बनते हैं। ये हमें उन तमाम एंजाइम्स को प्रमोट करने के लिए हमारी जिस्म की हेल्प करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि खाना खाने के थोड़ी देर के बाद अगर आप ये लेंगे तो बहुत अच्छा है। और आज पूरी दुनिया में एक चेंज आ रहा है कि आप दुनिया के किसी भी मर्ज का इलाज करें, सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को बेहतर करें, पेट के निज़ाम को बेहतर करें। ये वो चीज़ है जो आज से 5000 साल पहले से तिब्बे यूनानी ये कहती है कि हमारे हज़म के निज़ाम को जब तक आप ठीक ना करें उस वक्त तक किसी मर्ज का इलाज शुरू ना करें भाई। क्योंकि वो एक पेट के जो बहुत सारे जो लोग अपनी स्किन के इन्फेक्शंस के बारे से बात भी करते हैं, तो आगा साहब उसमें भी हमारा पेट का इतना मदखल है कि अब जो और जो स्पेसिफिकली आजकल जो लोग बरसात के मौसम में हम तो एंजॉय करते हैं ना, हमने समोसे भी खाने हैं, हमने पकौड़े भी खाने हैं, हमने जलेबी भी खानी, हर तली हुई चीज़ हमें खानी, कचौरी भी खानी है, फिर वो हमारा सारे मुँह पे बन आ जाता है। असल बात यह है कि इस्तेमाल शुदा तेल, आज की नई रिसर्च ये कहती है कि 3 मरतबा डीप फ्राई करने के बाद तेल में कैंसर पैदा करने वाले सेल्स पैदा हो जाते हैं। ये जो बाजार में बैठा हुआ बड़ी कढ़ाई लेकर के बैठा हुआ है, उसमें तेल वो डाल रहा है या घी डाल रहा है, उससे वो तल रहा है, वो कितनी देर बाद तेल बदलेगा? वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा सड़ नहीं जाएगा। और जो लोग बड़े बड़े ब्रांडेड हैं, मेरी दरख्वास्त है कि उनके तेल को एक मरतबा देख लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बीमारियां वहाँ से आ रही हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने बात की थी कि हमारे जिस्म में विटामिन डी की इम्पोर्टेंस बहुत है और हम लोग मज़े की खातिर जो अजीनोमोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, सोडियम मेटाबाइक ग्लूकोमोनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे जिस्म के तमाम निज़ामों को तबाह करने की बुनियाद है। और ये बात आम तौर पे कही जाती है कि बाज़ार में पैक जो चिप्स आते हैं बच्चों के लिए, ये शदीद नुकसानदेह होते हैं बच्चों के लिए, इससे उन्हें एहतियात करनी चाहिए। और मैं तो आगा साहब यही सोच रही हूँ कि आजकल हम इतना दिल को दुख भी होता है, हमारे आसपास इतने लोगों से हम बात भी करते हैं, जी एकदम से किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया है। मतलब पहले हम शाज़ो नादिर सुना करते हैं अपने बचपन की बात, लेकिन अब बात करें हूँ किसी दोस्त के घर में कोई ना कोई कैंसर का ऐसा केस हमारे सामने आ रहा है, तो ये सब ये तमाम तर चीज़ें इसकी वजूहत है। मेरी ज़िंदगी में शुरू में कराची में सिर्फ एक डॉक्टर साहब होते थे जो कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, जस्ट वन, और उनके पास भी नंबर लगते थे, जाके बैठ जाओ तो नंबर आ जाता था। अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कराची में 150 कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, टाइम किसी के पास नहीं है, बस ये फर्क पड़ा है। यही तो खौफनाक बात है आगा साहब। ये जब अटैच बात आ गया ना हमारे घर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर रहते खबाइश, वो कैंसर का मूजब बनते हैं। आप यूज़ की टाइम पे खोलें और फ़ौरन बंद कर दें। हाँ, वो कहते हैं वो एनर्जीज भी बाहर आती है, तो वॉश वैसे भी 100 चीज़ें आपकी वॉशरूम में, तो वो जो बाहर आती है आपकी, अब बाहर कमरे की हवा भी खराब करती है। पहले लेटरिन वगैरह थे घर के बाहर थे, शादिर नादिर कैंसर होता था, फिर वो थोड़ा सा तरक्की करते हुए घर में आ गए, फिर कुछ अभी तो अटैच बात होगी हर, और तो अटैच बात लोग तो अपने बाथरूम अपने कमरे से बड़ा बनवाते हैं। उससे बचने के लिए नहीं, उसकी बचने के लिए जैसे बाथरूम का दरवाज़ा है उसके सामने एक आईना लगा दें मिनर्स, कि अगर इसका बैड एनर्जी निकलती है रिफ्लेक्स होकर अंदर चले जाए। आईना उसमें काम देगा? हाँ, बैड एनर्जी को रिफ्लेक्स करके रिटर्न कर देगा। आईना बैड एनर्जी को वापस कर देगा? हाँ, 100%। ये चाइना में एक थेरेपी है फेंग शू, उसमें ही सारा चीज़ सिखाया जाता है। और दूसरी बात है, ये जो एनर्जी की बात कर रहे, रेड कलर से एनर्जी इम्यूनिटी बहुत स्पीड से बढ़ जाएगी। ये कलर करना है और लोग ट्राई करके देखें, जब आप इतनी मेडिसिन ट्राई करते हैं तो ये क्यों नहीं करते? इसका नुकसान तो कोई भी नहीं है। नहीं, हाँ, हाँ। ये सेवन चक्रा है, एनर्जी पॉइंट है बॉडी के, रेड कलर चार्ज होते हैं। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो इसको ब्लैक कर दो कि आपके सारे चक्र वॉश हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, जो भी अनवांटेड चीज़ है।
बहुत ईजी चीज़ है, लोग इस यूज़ नहीं करते। ओके, यहाँ पे 7 चक्रास यानी कि 7 डॉट्स। और इसको अगर ये कलर लगा के अगर धूप के अंदर 5-6 मिनट रख लेते हो ना, ये इमीडिएटली चार्ज होती है सनलाइट से, इमीडिएटली। ये कोई भी कलर्स है या स्पेसिफिक कलर्स होते हैं? नहीं, ये कलर रेड होना चाहिए, चाहे कोई भी कंपनी का। कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड का कलर है? नहीं, या फिर कुछ भी आप नॉर्मल जो आपको मिल जाते हैं? लेकिन रेड तो रेड, ब्लैक तो ब्लैक, ब्लू तो ब्लू, जो बड़े मोटे मार्कर्स मिलते हैं। अच्छा जी, हमारे मुनव्वर साहब की कॉलेज जी बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे जी? लिया ये सवाल था मेरा कि गर्मी की वजह से ना स्किन पे दाने निकल आते हैं। ठीक है। तो खारिश भी कर लेना तो तब भी वो दाना बन जाता है, तो फिर वो मजीद खारिश होती है, वो मजीद दाने बन जाते हैं। ये मेरे भी निकल आते हैं और मेरे। मुनव्वर भाई एक बात बताइए, ये आपको स्किन के अंदर दाना बन रहा है या स्किन के बाहर दाना बन रहा है? स्किन के बाहर दाना बनता है। वो दाना जब खत्म होता है ना तो दाग सा बन जाता है, निशान छोड़ जाते हैं। आपको आगा साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? चलें ठीक है मुनव्वर भाई, आगा साहब से जी। आम तौर पर गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारे जिस्म के वो बहुत छोटे छोटे से गुदूद जो पसीने की गिल्टियाँ कहलाती हैं, ये खुद ब खुद बाहर आ जाती हैं और ये गर्मी दानों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। बाज़ जगहों पर इसके अंदर पस भी पड़ जाती है और इस तरह के दाने हो जाते हैं। वो चीज़ जो आम तौर पर पसीने में भीगी भी होती है, वो या हमारी पीठ होती है या हमारी बगल होती है। जी जी। इसमें आम तौर पर ये तमाम चीज़ें हो सकती है। बहुत आसान सी चीज़ अर्ज़ करता हूँ कि संगे जराहत पाउडर और उसके अंदर 10वां हिस्सा कैम्फर काफूर इसमें मिला दीजिए और ये रात को लगा लें और सुबह वॉश कर लें। इंशाअल्लाह ताला उनके दाने बेहतर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं क्योंकि हम लोग अभी इस पर बात की एनर्जीज़ के वाले से के अंदर बहुत सारी गट के लिए आपने बेहतर बताया कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं, और आप दूसरी चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं? नहीं, मैंने एक चीज़ आपने कंप्लीट कर ली ताकि इम्यूनिटी हमारी बेहतर हो। बस ठीक है। वाकई क्योंकि भाई इम्यूनिटी आपकी बेहतर होगी, लेकिन 6 अहम बूटियाँ थी जिनके वाले से आगा साहब ने बात की। आगा साहब मैं चाहूँगी आप आइए, अपनी कुर्सी पे बैठ भी चाहिए। अच्छा, इस मौसम का जो नमूनिया है वो कैसे हिट करता है बच्चों में स्पेसिफिकली? बेसिकली जब इन्फेक्शंस फ्लू की तरह आते हैं तो आप पहले तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पे ऑफ कोर्स जाते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर आपके चेस्ट में पहले आपकी जाती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, वहीं से ये फैलती है और यहाँ आके फंसती है। छोटे बच्चों में सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है कि दे चोक, यहाँ पे जो म्यूकस प्लग आके फंसता है वो चोक करता है। सडनली आपकी सांस की रफ्तार तेज़ होती है। जब चोक करता है तो सांस की नाली और खाने की नाली में कुछ फ़र्क ऐसा आता है कि सांस की नाली खुलना ज़्यादा शुरू हो जाती है क्योंकि पसलियाँ चलना शुरू होती हैं। वहाँ वो आपके कोई भी खाने का हिस्सा या दूध का हिस्सा सांस की नाली में जाता है, वो करता है एस्पिरेट नमोनिया। वहाँ वो शुरू होती है सारी कहानी नमोनियाज़ की। तो था तो ये फ्लू और वो एस्पिरेट करके नमोनियाज़ में फैल गया, या फिर वही फ्लू लंग्स में चला गया और उसने वायरल इन्फेक्शन फैला के नमोनिया फैलाया। अब उसकी भी कैटेगरीज हैं, कौन सा वायरल नमोनिया हुआ है, उस वायरस नमोनिया से इम्यूनिटी कम होने की वजह से बैक्टीरिया को साथ में शामिल किया और वो बैक्टीरियल नमोनिया और वायरल नमोनिया दोनों ने साथ मिलकर हिट किया। और बच्चा या बड़ा या एडोलेसेंट्स या बूढ़े लोग ज़्यादातर इस कैफियत में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो दे लैंड टूवर्ड्स इमरजेंसी। उसमें एहतियात की करनी चाहिए कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, छोटे बच्चों में तो या बड़े बयां, अगर यहाँ पे कहीं कोई चीज़ फंस रही है तो या तो स्टीम ले लेके या तो इस म्यूकस प्लग जो पत्थर की तरह है उसको या तो निकाल दिया जाए, या फिर छोटे बच्चे हैं निकाल नहीं सकते तो उनकी सक्शन करा ली जाए। लेकिन मसला ये है कि हम जहाँ सक्शन की बात करते हैं वहाँ जो है वो पेरेंट्स डर भी जाते हैं। अब उसमें डॉक्टर का बड़ा रोल है कि वो अच्छी तरह समझाए कि उसके फ़ायदे उसको खौफनाक ना बनाए इस प्रोसेस उसको करना कैसे है। अच्छा, दूसरा रेमेडी ये है कि स्टीम दे दे के हम जब चेस्ट फिजियोथेरेपी पीछे से करते हैं, इससे क्या होता है कि म्यूकस प्लग बाहर आ जाता है। जैसे हम कोई चीज़ चोक करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं और पीछे से हिट करते हैं तो जो प्लग होता है वो बाहर आ जाता है, उसमें भी सांस की रफ्तार बेहतर हो जाती है। प्लस साथ में नेबुलाइजेशन का बहुत अच्छा रोल है। मेडिसिन का रोल बहुत लोअर लेवल पे आता है छोटे बच्चों पे,
क्योंकि छोटे बच्चों में 2 साल से पहले तो स्टीम है, नेबुलाइजेशन है। अब मेडिसिन पर जब आते हैं और सांस की रफ्तार तेज़ नहीं है तो वी कैन यूज़ एंटी एलर्जीज। कोई कफ सिरप कभी यूज़ नहीं करना चाहिए जो लोग बाज़ार से खरीद के ले रहे होते हैं। जो कफ सिरप यूज़ करते हैं उसमें कफ ज़्यादा बढ़ती है, कम नहीं होती है। ये मैं पूछूंगी क्यों है। कॉलर हमारे साथ इस्लामाबाद से उस्मान। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, उस्मान सलीम इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। सब दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे जो वेदर चेंज होता है, वेदर जब चेंज होता है तो उस टाइम पे हाथों को एलर्जी होती है सिर्फ। लाइक विंटर से समर में जा रहे हैं, समर से विंटर में, तो दैट टाइम जो है ना मुझे सिर्फ हाथों को एलर्जी होती है। मैंने अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए थे तो ब्लड में तो ऐसा कोई इशू नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी बाकी नीट एंड क्लीन होती है। सिर्फ हाथों को जो है ना वो इतनी एलर्जी हो जाती है, जैसे फंगस टाइप होता है, दाने दाने बढ़ जाते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब बता रहे थे, अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे थे। तो उसका काइंडली मुझे कोई बता दीजिएगा ट्रीटमेंट। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे वैसे बताएं उस्मान भाई, क्या आप वैसे बाइक चलाते हैं? नहीं, बाइक वगैरह नहीं चलाता मैं। ठीक है, गाड़ी है मेरे पास। ठीक है, यानी कि एक्सपोज आपके हाथ जी ट्रैवल होता है। आई एम अ लॉयर। अच्छा। तो इस्लामाबाद, लाहौर ट्रैवलिंग और कोर्स की वजह से, मेरी फाइल्स की वजह से मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था एग्जैक्टली। सही, ठीक है ठीक है। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि देख इस्लामाबाद में बड़ी एक तो धूप भी बड़ी सख्त होती है जब धूप निकलती है, तो लेकिन क्योंकि हाथ एक्सपोज हो रहे हैं ना और हाथों में वो कहते हैं इन्फेक्शन है, तो क्या डॉक्टर साहब? ये लग तो ऐसे रहा है कि एक्जिमा या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, किसी चीज़ से कॉन्टैक्ट हो रहा है और वो सीजनल भी हो सकता है। कभी वो दब जाता है, कभी आ जाता है, कभी नीचे चला जाता है। इट डिपेंड्स। वो स्किन की चीज़ें ना देख के ज़्यादा पता चलती हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली। यूजुअली कुछ लोशन, स्टीरॉइड्स वगैरह देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं या अवॉइड करते हैं एलर्जेंस। अच्छा एक चीज़ और है, मैं नाम नहीं लेना चाहती ब्रांड्स के, लेकिन कुछ हमारे जो बहुत डिटर्जेंट वाले ब्रांड्स के सोप हैं, ठीक है, वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें डिटर्जेंट वाला एलिमेंट होता है। अब मैं नाम लूंगी तो मसला हो जाएगा, लेकिन यानी वो सोप इस्तेमाल करें उनके वेरी हार्श, वो जो होता है ना कि इतनी दफ़ा हाथ धो, इतनी दफ़ा हाथ धो, यू नो, ये जो वाले। अच्छा हम लोग वाकई ये नहीं मसला है, हम लोग बहुत ज़्यादा हाथ धो के कोविड के बाद से ना लोगों को हो गया हाथ धोना। लाइक एक सिंपल वो है कि जो वो सोप इस्तेमाल करें जिसमें थोड़ा क्रीम हो, ठीक है, लाइक जिसमें कि ना मॉइस्चराइजर हो। आप अगर सारी एग्जैक्टली अगर आप अपनी सारी जो बैक्टीरिया जो आपकी नॉर्मल स्किन को हेल्प करते हैं, अगर आप उसको मार देंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, एक्सट्रीमली ड्राई, और उस वेदर में फिर आपको बहुत ज्यादा खारिश होगी। ठीक है, तो वो डिटर्जेंट बेस्ड सोप जो आजकल एड्स आते हैं ना कि बस मोहतात रहे उसमें कि ना कि आप गुड बैक्टीरिया भी खत्म कर लें। जी इनको बताना क्योंकि सैनिटाइजर भी मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर भी ना लगाएं, वो आपके गुड बैक्टीरिया खत्म कर देते हैं। अच्छा आपने क्या करना है, 2 ऑयल मिलाकर रख लें, कलौंजी का तेल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके रख लें। ये आपका बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र बन गया। अगर आपको उसमें जैसे पसी दाने हो रहे हैं, इचिंग किसी सूरत नहीं जा रही है, तो कैलेट्रोपस आँख यानी आँख का पत्ता जो होता है वो आप तिल के तेल में पका के रख लें। किसी भी किस्म की एलर्जी है आप टॉपिकल यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा जिनको एलर्जीज़ होती है ना उनको कुछ टेस्ट करा लेना चाहिए। विटामिन B12 ज़रूर कराएं, विटामिन D3 ज़रूर टेस्ट कराएं और कुछ परहेज़ लाजमी करें, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। लोबिया आपने नहीं खाना, बैंगन आपने नहीं खाना, ये नाइट शेड्स, लोबिया, बैंगन, दूध, दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। मीठा किसी भी किस्म का, जैसे लोग जो ना स्टीविया यूज़ करने लगते हैं कि गुड़ भी नहीं। अच्छा मैं बोलती हूँ कि ना मीठा बंद कर दें, वो शक्कर यूज़ करने लगते हैं, वो भी नहीं करना क्योंकि वो भी इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अच्छा मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और क्योंकि हम इतनी चीज़ों के बारे से बात कर रहे हैं और स्टीम लोग समझते हैं कि शायद भाई सर्दियों में ज़्यादा देनी चाहिए, नहीं भाई ये भी सीज़न ऐसा है कि आपको स्टीम देनी है। और स्टीम देने का तरीका आगा साहब, देखिए आमतौर पर लोग स्टीम 2 तरीक़ों से लेते हैं। या तो एक स्टीमर होता है जो आमतौर पे फेशियल्स के लिए इस्तेमाल होता है, या लोग इस्तेमाल करते हैं कि जी पतीली में पानी गर्म कर दिया और तौलिया डाल दिया। बिल्कुल। अच्छा जो हमारा मकसद है वो इनहेल करना है, हमारा मकसद चेहरा नहीं है, हमारा मकसद आंखें नहीं है। लेकिन जो स्टीम है वो चेहरे को भी जला सकती है, आंखों को भी। तो मैं अर्ज करता हूँ कि एक छोटा सा एक तौलिया ले लें, उसके अंदर एक सुराख कर लें और अपने चेहरे पर इस तरह पहन लें कि सिर्फ नॉस्ट्रल्स खुले हों, उसके अलावा कुछ नहीं।
अगर ये तौलिया मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपने अपने चेहरे को और अपनी आंखों को उस स्टीम से बचा लिया और इनहेलेशन कंपैरेटिवली बेटर हो, तो जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। ओके, तो मैं तो ये आगा साहब ये भी देख रही हूँ कि बहुत से लोग तो बजाय नाक के जब वो स्टीम ले रहे थे तो मुंह से सांस ले रहे थे। उसकी वजह ये ना कि चेहरे जब हम आगे झुकेंगे और जो स्टीम आएगी वो तो चेहरे पे लगेगी, आंखों पे लगेगी। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपने चेहरे को और आंखों को बचाकर स्टीम लीजिए कि मकसद हमारा इनहेल करना है। और जब तक वो इनहेल करेंगे तब तक वो क्लॉट्स जो बने हुए हैं वो खुद ब खुद सॉफ्ट होंगे। उनको निकालने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं जिससे उसको निकाला जा सकता है। बेहतरीन बात बोली है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एडिशन कर रहा हूँ आगा साहब की, छोटे बच्चों में माएँ हमेशा कंप्लेन करती है कि बच्चा स्टीम नहीं लेता, डर जाता है। बहुत छोटा सा एक हुर्बा है, आपने बच्चे को यहाँ लेना कंधे पे, पीछे स्टीमर या पीछे रखें और वहाँ से स्टीम दें। उसमें कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी में लौंग और थोड़ी सी कलौंजी डाल के और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल के स्टीम दें। आपके जो इन्फेक्शंस है ना वो यहाँ से जाते हैं। और स्टीम जो इन्होंने कहा ना कि जो नेजल प्रॉब्लम बेसिकली राइनाइटिस यहाँ से होता है और साइनसिस में ज़्यादातर इन्फेक्शन होके वो नीचे तक जाता है। तो यहाँ पे स्टीम क्या करता है, स्टीम किल्स वायरसेस। जैसे हम बॉईल करते हैं पानी तो हम क्या करते हैं, फंगस वायरस बैक्टीरिया उसको मार रहे होते हैं उसमें। इसी तरह स्टीम हमारे यहाँ जाके जो अंदर वाले हिस्से हैं जो हम दिखते नहीं हैं उसको किल करता है वहाँ के वायरसेस को। और जो नीम के पत्ते और ना सफ़ेदे के पत्ते ऑफ कोर्स ऑल्टरनेटिव चीज़ें डाल के आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत फ़र्क पड़ता है उसमें। और उसमें अजवाइन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिस तरह आगा साहब ने वहाँ खड़े होकर बताया मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं रोज़ रात को ये शरबत जो कावा है वो पी के ही सोता हूँ, जिसमें लौंग, अजवाइन, दालचीनी पी के ज़रूर सोता हूँ। उसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जब लौंग या ऐसे मसाला जात खाते हैं या हम जैसे रेकमेंड करते हैं तो यूरिन में जलन होना शुरू हो जाती है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसका थोड़ा सा, जैसे लोग अदरक वाली जब चाय भी बहुत ज़्यादा पीते हैं और तो एसिडिटी हो जाती है, तो वो भी शिकायत करते हैं। असल में बात ये है कि एसिडिटी हमारी बॉडी में जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा यूरिन अल्कलाइन नहीं रहेगा, उसकी पीएच कम हो जाएगी। 7 से नीचे अगर पीएच होगी तो बर्निंग मैच्योरेशन शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर बात यह कि वहाँ पर पानी का इस्तेमाल बढ़ा लें। शरबत बजूरी, हाँ, दवाओं की अगर करें तो शरबत बजूरी हो सकता है। कोई भी अल्कलाइन कोई भी सिरप लेना शुरू कर दें, कुछ ना लें तो सोडा मिंट की 2 गोलियां खा लें। अच्छा डॉक्टर ज़ुकैर, मुझे बताएं बॉडी में एसिडिटी को कम करने के लिए क्या कोई रंग है? हरा रंग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हरा रंग, और इधर ये 20 टाइप का बना है। और एक राइट हैंड पे एक नंबर लिखेंगे। अच्छा भाई, आपने ना दिखाना भी है, अब ये दोनों हाथ कैमरे की तरफ करके आपने दिखाने, ठीक है? ये आपकी बॉडी से एसिडिटी को कम करने के लिए ये दिखाइए। हाँ 5.47। अगर सिर्फ ये नंबर भी लिख लेते हो ना, आपकी 10 मिनट में तेजाबियत खत्म हो जाएगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, बर्निंग खत्म हो जाएगी। 5.47 अगर आपने हाथ और कौन यहाँ पे राइट हैंड पे लिखना है। हाँ ठीक है, राइट हैंड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे पॉइंट्स लगाना, ठीक है, ओके ठीक है। एक तो आपने लगा दिया जी, गोला सा बन गया ग्रीन, और ग्रीन कलर यानी कि तेजाबियत को किल करेगा। सही, ठीक और है। ये आजकल डिप्रेशन, टेंशन बड़ा है, यानी कि इसको आप हर तीसरे आदमी को है, ये दोनों छोटी उंगलियों में इस तरह लगाना है, दोनों छोटों दोनों हाथों पे। और ये वैसे अगर 7 डे लगा लो ना तो इंशाल्लाह जो इसके लिए आप मेडिसिन यूज कर रहे हो वो छूट जाएगी 100%। मैं कह रहा हूँ, मुझे तो फिगर पे हैरत हो रही है। 547 अगर मैं इसको क्रॉस करूँ तो ये टोटल बनता है 16, और 16 का टोटल बनता है 7, लकी 7। लकी 7 ऐसा नंबर भी है जिससे पैसा भी आता है। पैसे का भी नंबर है, तो बताएं डॉक्टर, पैसे का भी नंबर है, नंबर जिससे पैसा है हम ट्रैक करें, लेकिन उसको लिखना है अंगूठे के नीचे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब लिख के जा रहे होंगे। लेकिन कुछ सब लिखे, कुछ दिन लिखना पड़ता है। हाँ, ऐसे लिखना पड़ता है। इसको तो थोड़ा क्लोजअप में दिखाएं। और ये क्या किया आपने? 897। हाँ हाँ 897। और एक दूसरा भी है इसका एक लोगो भी है,
ये तो इसका नंबर है, ये इसका लोगो है, वो जिस जहाँ बना रहा हूँ वहीं बनाना है। आज देखिएगा पूरा पाकिस्तान एक बना के घूम रहा होगा, बहुत जबरदस्त है। ये इसका लोगो है, दिखाइए। कुछ डॉलर से मिलता है। हाँ बिल्कुल, पाउंड बनाया। लेकिन ये आपको अंदाजा इसलिए नहीं कि आपके साथ हुआ नहीं है। अच्छा कौन आपके साथ होगा, उसके साथ होगा। बस हमारे नहीं, अभी हम अपने लिए करते हैं। अभी मैं खुद भी लिखूंगी, कोई मसला नहीं। और जिसको डेली चाहिए बेसिक कुछ ना कुछ अच्छी मिकदार में। अच्छा, जिससे पैसे लेने उसके हाथ पे क्या लिखे? हाँ ये बताएं। ये भी तो बस उसको चेहरा रोज दिखाओ, उसके आने जाने के रास्ते रोक लो, तो खुद देगा। वाकई में किसी के पैसे किसी ने लिए हो तो वो कैसे ले, अपने हाथ पे क्या लिखे कि वो पैसे वापस कर दे। हाँ तो ये लिखे ना यहाँ से, नहीं तो कहीं और से कवर हो जाए। जी प्लीज, ये डेली वाला है, सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ये आपके उल्टे हाथ पे ये डेली अर्निंग में इजाफा हो जाएगा। लेकिन ये जो ये नंबर है ना, ये बम्पर प्राइस है। अरे भाई मुझे भी चाहिए ये बम्पर प्राइस। ये मैंने भी लिखना है, हाँ ये लिखे डॉक्टर निदा भी, आप भी लिख लें। चले जी, मेरे हाथ पे लिखे ये 897। प्रोग्राम खत्म होगा मैं भी लिखवाऊंगी। और मैं अगर मेरे उन लोगों ने जो चले आज तो मुझे क्या पैसे आने, लेकिन अगर मुझे उधार भी वापस आए जो मेरे लोगों को दिया हुआ है इंशाल्लाह आ जाएगा। 897 में लिख दिया है। अब वो लोग जिन्होंने शायद मेरा उधार लिया, मेरे बड़ा उधार लिया है, देख ले मैंने आपके लिए नंबर भी लिखवा लिए। अच्छा, इसके अलावा भी मनी को मैं अट्रैक्ट करूंगी, आप पैसे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये है ना, लोगो भी है, नंबर भी है, 15 नंबर भी है। क्योंकि देखिए मैंने आपने बहुत अच्छी बात जो सवाल ये किया, और बाकी मेरे दिमाग में भी सवाल था कि पैसा कैसे आ सकता है, क्योंकि आजकल हर बंदा परेशान है। इकोनॉमिकल स्टेटस देखते हैं आप। बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, मतलब मेरे घर की गैस का इतना बिल है, मैंने कहा या अल्लाह मैंने दोज़ख खुद नहीं लीड दी हुई, इतना बिल आ गया गैस का। ये मुझे समझ फैक्ट्री खोल ली होगी। मुझे खुद नहीं पता चला किस चीज़ की फैक्ट्री खुली है, लेकिन इतना बिल आ रहा है कि आपको फिर आप कहते हैं चले हम तो चले अच्छी कमा रहे, अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, लेकिन जी बताइए जो बिल से बचने के लिए क्या है ये बताएं बस। पहले तो सिर्फ यही बताएं बस, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, 78 यूनिट सिर्फ केई का बिल ना है। है। अच्छा, और बिल 18,000 रुपए का है। 78 यूनिट से चले, 78 यूनिट पे आपका 18,000। हाय चल, अच्छा जी 5.3 में लगा के देखने पड़े मुझे तो वेट रिड्यूस के लिए। ये भी हम शो के बाद, ये शो के बाद हम ये भी लिखवा लेंगे। 5। अच्छा, ये पॉइंट का क्या है, ये नंबर की क्या गेम है ये? हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया बनी है नंबर से। हर चीज नंबर से, दिन नंबर से, आसमान नंबर से। तो इन लोग बहुत से जो माहिर लोग थे, इन्होंने हमारी बॉडी की फिरिंग कौन सी नोट की है, आप समझिए वो हाथ ऐसे वो कह रहे कैमरे को नोट दिखाइए। किए और उसको कंट्रोल किया है, समझ रहे हो, नंबर से। ये नंबरिंग से कलर है। लेकिन ये जो हमने नंबर अगर पैसे के लिए भी लिखा है तो ये बाकी एनर्जीज कैच कैसे करेंगी? ये तो मेरी बॉडी में तो चले जो चीज हो सकती है वो आपने हीलिंग दे दी ना, वो तो ऊपर से कनेक्ट होगा। आपने हीलिंग की है ना। अच्छा, ये वाला नंबर आपने क्या लिखा 5 के बाद? ये 5.3 5 को जमा कीजिए फिर 7 आएगा। फिर 7 आएगा। मैंने अपने पे ट्राई किया, लोगों पे ट्राई करता हूँ। अच्छा, और ये लिखना ग्रीन से ही है? नहीं, हर मर्ज के लिए कुछ अलग है। मोटापे के लिए ब्लैक से लिखना। पैसे की बात की तो लिखना ग्रीन से? ग्रीन से ओनली, क्योंकि बस डॉक्टर साहब जो है बस आज देखो एक बात सुनो, ग्रीन का एक लॉजिक है ना, ज्यादातर दरख्त होते हैं ना ग्रीन होते, फैलते हैं ना। सही 3 चीजें आपने बताई, बहुत सी चीजें। एक बात सुनो, और जो गले वाले के भी है आपके पास कलर। एक सेकंड बता रहा हूँ, एक कपड़े भी पहनते हो ना, उससे आइडिया चेंज होते हैं। ग्रीन पहनोगे आपके दिमाग में आइडिया बहुत आएंगे। अच्छा, येलो पहनोगे मोटे हो जाओगे, ऑरेंज पहनोगे वेट रिड्यूस होगा, पिंक कलर जो लेडीज पहनेगी ना तो बारबी डॉल बन जाएगी, नाजुक नाजुक। वो टूट भी सकती है थोड़ा बहुत, तो संभाल के चलना पड़ेगा। क्या बातें कर। नहीं, एक बात सुनो, बारबी डॉल तो आपका शो आज वायरल होने वाला है। लेकिन कुछ अरसे यूज करना है, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम में पहना। और लेकिन मोटापा है ना जिसको, कम से कम वो रात का जो ड्रेस है ना ऑरेंज कर ले। अच्छा, ओ ये आपने पहले भी शो में कहा था। और ये बल्कि मैं एक बार कोई देख भी रही थी कि
कोई इंडियन चैनल था तो उन्होंने कलर्स पे बात की, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली बात की थी कि आप ऑरेंज कलर जो है मिनिमम रात को तो पहन सकता है ना आदमी। ओके, चलो दिन में ऐसे कलर हैं जो नहीं ऑरेंज पसंद नहीं है। नहीं ऑरेंज कलर बहुत एनी मेरे ऑरेंज कलर के कपड़ों का इंतजाम करो। चलें, देखिए भाई आज हमारे साथ हमारे पैनल में हमारे जनरल फिजिशियन भी मौजूद थी जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस होम्योपैथी डॉक्टर हैं, आगा साहब हिकमत से इनका इतना लंबा ताल्लुक है, हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम जो है पीड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर जिकर जो कि कलर थेरेपी कहते हैं जिसको क्रोमाथेरेपी भी कहते हैं। हमने आपकी रहनुमाई के लिए इन तमाम तर डॉक्टर्स को यहाँ पर इकट्ठा किया था, लेकिन अगर आपको कोई सीरियस बीमारी होती है तो हम आपको फिर भी कहेंगे कि देखिए यहाँ आपकी रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते, आपको देख नहीं सकते, तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ हो तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। मैंने यहाँ पे डॉक्टर की टीम तो इकट्ठी कर ली, लेकिन आपके सामने से देखना, आपकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थैंक यू सो मच। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतनी हमारी रहनुमाई की। और डॉक्टर जिकर 897 लिखें जी, ग्रीन रंग, या अल्लाह खोल दे मेरी किस्मत और दे पैसा छप्पर फाड़ के करोड़पति सब करोड़पति सबके लिए ऐसा ही हो जनाब। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसे कि आज के शो में हमने बात की मौसमी बहुत सारी बीमारियों के हवाले से और हमारी इम्यूनिटी को हमने बढ़ाना कैसे, स्पेसिफिकली बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे सबसे पहले कोई भी मौसम में जब तब्दीली आती है बच्चे उसके लपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर हमने बच्चों की जो बिल्कुल इब्तदाई ग़िज़ा है वो हमने बच्चों को अच्छी दी हो तो वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से इम्यूनिटी देते हैं। और जब मैं इम्यूनिटी के हवाले से बात करूं तो मैं क्यों ना एक ऐसे प्रोडक्ट के हवाले से बात करूं जो कि कई सालों से पाकिस्तान में फूड इंडस्ट्री में लोगों की खिदमत कर रहा है। मैं बात करी हूँ मिलाक फूड्स, जो इनके हवाले से 50 साल से ज़ायद इनको साल हो गए हैं और इनका खुश दूध जो हम देखते हैं कि बच्चों में बड़ी माएँ बहुत प्रेफर करती हैं कि बच्चों को खुश दूध देना है तो हमने मिलाक कर देना है। वैसे आप इनकी जो कंडेंस मिल्क है और बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैंने बात करनी है कि अक्सर लोगों को थोड़ी मिथ्स का सामना है व्हेन इट कम्स टू पाउडर्ड मिल्क। बल्कि हम अपने बच्चों को मदर फीड के अलावा जो दूध देते हैं वो पाउडर मिल्क ही होता है, तो उसमें कितनी इफ़ादियत है और वो कितना ज़रूरी है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिलाक फूड्स अब्दुल बारी कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मदिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब्दुल बारी साहब मुझे बताएं कि माएँ जो इतने सुकून से और इतने इत्मीनान से जाके मिलाक फूड्स में जब स्पेसिफिकली पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करती हैं तो बहुत सी ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि ठीक है हम तो एक ब्रांड वैल्यू को देख रहे हैं ना कि हाँ भी ब्रांड ऑथेंटिक ब्रांड है और ऑलरेडी इतनी चीज़ की प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसका और बहुत सारे से फ़ायदे होते हैं जिनको पता ही नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम उस हवाले से ज़रूर बात करें। देखिए, जब आप पाउडर मिल्क की बात करते हैं तो पाउडर मिल्क में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि एज ए मजाक अगर आप कहें कि आप पानी खुद मिलाते हैं, वरना तो आप किसी और का पानी मिला हुआ पी रहे होते हैं। तो लूज़ मिल्क जब हम ले रहे होते हैं या खुला दूध हमारे पास आ रहा होता है, हम सब ने बचपन में वही पिया, ऐसे ही हुआ था। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को एक हाइजीनिक ऑप्शन दे सकते हैं। अब फ्रेश मिल्क बुरा नहीं होता, आप बिल्कुल अगर आपको वो फ्रेश मिले, लेकिन उसकी सप्लाई चेन, हाँ उसकी सप्लाई चेन ऐसी है, तो वॉशिंग मशीन में दूध बन रहा होता है हाँ। तो वो भी है। तो आप अगर उसकी सप्लाई चेन देखें तो वो दूध जो कि आपके लिए ग़िज़ाइयत का बायस बनता है वही आपके लिए नुकसान कर देता है, क्योंकि दूध में बहुत जल्दी बैक्टीरिया डेवलप होता है। दैट्स अ नेचुरल, वरना तो जब से ही दुनिया बनी होगी दूध ऐसे ही होगा और ऐसे ही आता होगा। तो पाउडर्ड मिल्क में ये होता है कि मिल्क एक्चुअली कंस्ट्रेन जो हम फ्रेश मिल्क लेते हैं उसमें 85% वाटर होता है, बाकी उसके सॉलिड्स होते हैं जो कि आपको अफादियत देते हैं। तो वही हम उसको, जो हमारा प्रोसेस होता है, हम उसको पानी निकाल देते हैं तो उसके जो बाकी सॉलिड्स बच जाते हैं वो दूध ही है। आप दोबारा उसे पानी मिला देते हैं वो दूध बन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके घर में सबसे जो सेफ ऑप्शन है वो ये है कि आप जितना मर्जी है बनाएं, जब मर्जी है बनाएं, रात को 3 बजे चाहिए बना लें। तो और तो बच्चों के लिए, बच्चों को हम अर्ली भी कितना जल्दी शुरू करवा सकते हैं? अब देखिए, जो इस तरह के मिल्क हैं उनको आप 1 साल के बाद शुरू करा सकते हैं। जो ये वाले वो इन्फेंट फार्मूलाज हैं जो आप उस एज में देते हैं, 1 साल के बाद आप इसको ये वाला दूध दे सकते हैं।
सही, ठीक है। और बड़ों के लिए भी वो इतना ही फायदेमंद है जितने बच्चों के लिए? एग्जैक्टली। देखिए मिलाक की सबसे अच्छी बात ये है कि वो सिर्फ बच्चों पे फोकस नहीं है, वो उसमें बच्चों के लिए विटामिन, न्यूट्रिशन, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वही विटामिन बड़ों के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो ये हर एज ग्रुप के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ दूध चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें घर में दही बना लें। अगर दही बन गया तो ये दूध अच्छा है, वरना दही नहीं बनेगा। मतलब मिलाक का दही भी आप घर में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना। आपने जो घर में दूध उससे बनाया हुआ है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि वाकई अच्छे दूध से ही दही बनती है। और आज अब्दुल बारी साहब ने कह दिया कि आपने चेक भी करना है, तो आप जो दूध बनाते हैं उस पाउडर फॉर्म से, तो आप उससे दही भी अगर आपको ग्रीक योगर्ट बनाना है तो आप उसका डोज बढ़ा दें। ग्रीक योगर्ट पे डोज ज़्यादा होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है। दुनिया जहान अब ग्रीक योगर्ट पे जा रही है, बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी। तो भाई ये तो बिल्कुल घर में बनाएं। ये तो आपने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई जो कि मुझे नहीं पता इस हवाले से। अच्छा, इसके अलावा मिलाक फूड्स वाले जो हैं वो और कौन कौन सी डेयरी प्रोडक्ट्स है? देखिए हम ऑलमोस्ट तकरीबन हर चीज़ बनाते हैं। इसमें बटर भी है, योगर्ट्स हैं, हमारे फ्रूट योगर्ट्स हैं। दे आर नॉट फ्लेवर्ड योगर्ट्स, वी एक्चुअली पुट फ्रूट चंक्स। तो फ्रूट योगर्ट्स हैं बहुत हेल्दी और वो काफ़ी फेमस हैं इसमें, लेकिन वो सिर्फ कराची के हद तक अवेलेबल है क्योंकि फ्रेश साइट ऑफ द डेयरी है। और देसी घी तो फिर तो बारी साहब ये देखें ना, ये बाकी शहरों ने क्या कसूर किया, तो फिर उन तक ये अपने प्रोडक्ट्स कब लेके जाएंगे? उन तक लाने के लिए मतलब हमें थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में मसला ये लाइट इतनी जाती है, कोल्ड चेन डेवलप करनी पड़ती है उसके लिए, तो वहाँ पे अलग एक सेटअप लगाना पड़ेगा। लेकिन ये बात देखें कि क्योंकि वो है कि उसकी फ्रेशनेस को मलहूज़े खाते रखते हुए कि भाई वो मुतासर ना हो, तो वरना तो यहाँ पे लोग कोई भी चीज़ें तो आगे तक पहुँचा देते, लेकिन उसकी अफादियत बरकरार है, तो आप लोग इसलिए कराची में ही उसको सेव ये वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात है जो आप लोग करें। अच्छा, आपने देसी घी के हवाले से बात? जी, देसी घी हमारा एक हमारा ब्रांड है मिलाक और एक हमारा ब्रांड है कुमैल। तो कुमैल के अम्ब्रेला में आपको कंडेंस मिल्क सबने खाया होगा बचपन में, शौक से खाते रहते हैं। कुमैल सारी हमारी जो स्वीट डिशेस है वो कुमैल बिल्कुल कुमैल से बनती है। तो उसी ब्रांड अम्ब्रेला में हमारे पास देसी घी भी है और एक फुल क्रीम मिल्क पाउडर भी है। तो वो हमारी पूरी रेंज है और हर एज ग्रुप के लिए भी है हमारे पास। अगर एक बिल्कुल छोटे बच्चों पे फोकस करें तो हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया ग्रो, तो वो बिल्कुल बच्चों पे फोकस है, ग्रोइंग अप किड्स, स्कूल गोइंग किड्स के लिए, तो वो है। और इसमें बारी साहब इसमें फ्लेवर्ड मिल्क्स भी आ जाते हैं या फिर नॉर्मल जो दूध है वो फॉर्मूला है? सिर्फ नॉर्मल, फ्लेवर्ड नहीं है। अभी रिसेंटली वी आर ट्राइंग टू डू इट, अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन वेरी रिसेंट यू विल सी समथिंग एल्स फ्रॉम मिलाक एज़ वेल। लेकिन जैसे आपने भी फ्लेवर्ड दही की बात भी की थी, तो उसमें आपने बोला कि आप उसमें फ्लेवर ऐड नहीं करते, आप उसमें चंक्स डालते हैं। इसका मतलब है आप लोगों का एम्फेसाइज ये है कि आप लोग जो नॉर्मल फ्लेवर के नाम से जो केमिकल ऐड करते हैं, तो आप उससे इज्तिनाब करना चाहते हैं। बिल्कुल, कि जो भी चीज़ दें आप, वो कहते हैं ना ऑर्गेनिक। नॉट ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इज अ वेरी डिफरेंट टर्म, बट प्योर, यस, यू कैन से ओरिजिनल। अगर आप फ्लेवर डालेंगे, उसमें एनहांसर्स डालेंगे, केमिकल्स डालेंगे, तो बुरी बात नहीं है, वो भी फूड ग्रेड ही होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को प्योरिटी की तरफ रखें। अच्छा, मुझे बताएं कि खुश दूध के अलावा जो सार्फिन हैं, जो लोग हैं, उनके पास और क्या अच्छी और हेल्दी ऑप्शन हो सकती है? देखिए, खुश्क दूध तो मैंने आपको कहा कि एक तरीके का आपको कन्वीनियंस देता है। दूध हर फॉर्म में, अगेन अगर वो हाइजेनिक है, किसी अच्छी ब्रांड कंपनी का है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। अब मिलाक में हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे पास हर किस्म की सर्टिफिकेशन है, चाहे ISO ले लें, हेल्थ फूड सेफ्टी ले लें, सारी चीज़ें। हमारा क्वालिटी का मयार एक है, हम जो चीज़ बनाते हैं वो अपने घर पे लेके जाते हैं और अपने बच्चों को वही खिलाते हैं, तो दैट इज़ आवर स्टैंडर्ड। और दूसरी बात है, अभी आपने देखा ना कि हमारे बहुत सारे इलाकों में जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बड़ा सैलाब भी आया है, जब हम कहीं रिलीफ के काम भी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी बारी साहब हम ये करते हैं कि जो हम खुश्क दूध होता है उसको पानी की बॉटल के साथ टेप करके उसको भेजते हैं कि जी एटलीस्ट कुछ बंदा खाए या ना खाए, एटलीस्ट वो दूध पी ले। तो आपका ये जो दूध है, हम चाहे बच्चों को दें या बड़ों को दें, तो उसमें कितनी एनर्जी जो है वो हम बच्चे को दे रहे हैं, और क्या ये एक मील के मुतरादिफ हो सकता है? एग्जैक्टली, जिस तरह से फ्रेश मिल्क का एक ग्लास इज कंसिडर्ड एज अ मील, तो बिल्कुल उसी तरह से आप जब पाउडर्ड मिल्क बनाएंगे, जो उसके ऊपर रेशो लिखा हुआ है, यूजुअली 3 टेबल स्पून टू अ ग्लास, अगर आपने वैसे बनाया है तो आपको वही न्यूट्रिशन मिलेगी जो एक फ्रेश मिल्क से मिलती है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको कभी किसी की हेल्प भी करनी तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप वही जैसे मिलाक करके उसको लें, आप पाउडर्ड है और आप अपने सामने जो वो मिक्स करें, साफ़ पानी लें। तो मेरे ख्याल से आजकल के इस दौर में जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूट्रिशंस की, तो आप उनकी ऐसे हेल्प भी कर सकते हैं। सर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को जो कि आपके देख रहे हैं, स्पेसिफिकली माओ को जो कि आपको देख रही है, बच्चों की हेल्थ के बारे में कंसर्न? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पाउडर मिल्क की एक मिथ है, आपने प्रियम पे कह ही दिया था कि
उसमें लोग समझते हैं कि केमिकल्स हैं, ये पाउडर हुआ कैसे, और ये पता नहीं कोई मी टू प्रोडक्ट है या इट्स अ रिप्लेसर काइंड ऑफ अ थिंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दूध से ही बनता है। हमारी फैक्ट्री खुली है, जिसको चाहिए चाहे वो टूर ले सकता है, आए देखें। हम रोज़ाना फ्रेश मिल्क खरीदते हैं, और ये जो पूरी इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री, उसमें ना ये इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि आप देखिए ये रोज़ाना काम होता है। रोज़ाना एक दूध फार्मर निकालता है, वो रोज़ाना हमारे सेंटर पे पहुंचाता है, हम उसको रोज़ाना अपने प्रोसेस पे लेके जाते हैं, और ये रोज़ चल रहा होता है। सो दिस इज़ समथिंग जो इकोनॉमी में इतना ज़्यादा पेनिट्रेट करता है। अगर कोई इंडस्ट्री 10 लाख लीटर दूध लेती है, तो आप सोचिए उसके पीछे कितने ख़ानदान जुड़े हुए, बिल्कुल, आगे भी और पीछे भी। जब वो इस्तेमाल होता है तब भी। बारिश साहब, ये जो आप लोग दूध जो लेकर आते हैं, तो ये फिर आपकी अपनी डेयरी फार्म्स होंगी या आपकी अपनी गायें होंगी कि जिनके फिर आप प्रॉपर आप उनको भी अच्छी ग़िज़ाएं देते होंगे? नहीं, हमारे अपने फार्म्स नहीं है, हम कलेक्ट करते हैं, हम अपने साथ फार्मर्स को जोड़ के चलते हैं। आप यानी कि आप उनको एम्पावर करें फार्मर्स को भी, उनको एजुकेट भी करते हैं कि आप इस तरह का फीड खिलाएं, इस तरह की चीज़ें खिलाएं, टॉक्सिन्स ना आए, उनके एनिमल्स की हाइजीन को भी इम्प्रूव कराते हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी ही एक इंडस्ट्री को जो फ्लरिश करें, आप हमारे साथ जो फार्मर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको एम्पावर करें, आप उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे बारिश साहब मौजूद थे। आप लोग और आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बच्चों की ग़िज़ा इस पर बहुत तवज्जो दीजिएगा, फास्ट फूड्स अवॉइड करें, और बच्चों की दूध जो है ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये जो दूध आप अपने बच्चों को अभी दे रहे हैं ना, ये आने वाले सालों में इसको बहुत हेल्प आउट करेगा। ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।